बोले पारसनाथ बीच है। बोले पंच परमेश्वर भगवान ने बीच है। मैं स्त्री भाभी जगत में मेरा सब जीवों से नित्य रहे। दीन दुखी जीवों पर मेरी ओर से करुणा स्रोत बहे। दुर्जन क्रूर कुमार गिरतों पर क्षोभ नहीं मुझको आवे। सम्य भाव रखूं मैं उन पर ऐसी परिणति हो जावे। इसी भावना के साथ आज के सत्र को गति प्रदान करने के लिए मैं हमारी सम्मान्य प्रशिक्षिका मीनाक्षी मैम के लिए मैं आमंत्रित करूंगा कि विषय वार मार्गदर्शन गणित पर आज आप सभी के लिए प्रशिक्षण प्रदान करें। सम्मानित। धन्यवाद नीरज जी। जय जिनेंद्र सभी को। कैसे हैं आप सब? मैम ठीक है मैम। जय जिनेंद्र मैम। जय जिनेंद्र मैम। पहले आप मुझे ये बताइए, हमने अभी तक गणित के आई थिंक 3 गणित के किए हैं वेबिनार। उनका उपयोग आप कर पा रहे हैं कक्षा में? जो भी आपने गणित के वेबिनार में सीखा, बहुत सारी चीजें हमने डिस्कस की, उसका उपयोग प्रॉपरली हो रहा है आपसे? यस मैम। यस मैम। मैम आपको परिणाम देखने को मिल रहे हैं कुछ पॉजिटिव? यस मैम। कोई मुझे अपने शब्दों में बता सकता है कि क्या फर्क आया? वेबिनार के जो तरीके सीखे, उन तरीकों का अपनी कक्षा में उपयोग करके आपके पढ़ाने में, बच्चों के सीखने में या बच्चों की जो प्रोग्रेस थी उसमें आपको कहाँ फर्क नजर आया? कोई आपको दिखता है कुछ कि पहले नहीं करते अब करने लगे, या कोई कोई उदाहरण कोई मुझे बता सकता है क्या फर्क आपको नजर आया? जय जिनेंद्र मैम। जय जिनेंद्र मैम जैसे आपने सिखाया पिछला वेबिनार में, जैसे बच्चों को स्किप काउंटिंग, फिर छोड़कर गिनना, ये सब तो बच्चों को जैसे हम बताएं तो बच्चे लोग बहुत अच्छा से सीख गए हैं। और बच्चे लोग जैसे कभी कभी भी बोलते हैं कि मैम ये सब बताइए, अच्छा लगता है। जैसे बच्चों को घटते क्रम बढ़ते, जैसे आरोही रोही क्रम होता है ना, हाँ जी। तो उस तरह का बच्चों लोग को भी बताएं। तो बच्चे लोग बोल रहे थे मैम ये सब तो पहले नहीं सिखाते थे, लेकिन आप बताने लगे तो हम लोग को भी अच्छा लगा। बढ़िया। जी मैम, यही सब बच्चों को जैसे हम अपना यहाँ क्लास में प्रयोग किए हैं। बढ़िया, बहुत बढ़िया सरिता जी। जी मैम। जी, बहुत अच्छे से बताया आपने, धन्यवाद। और कोई बताना चाहेगा? जय जिनेंद्र मैम। जी, पहले कौन बोल रहा है? जी बोलिए, कौन बोल रहा था? मैम जी यशोदा जी। नमस्ते मैम। जी बोलिए। मैम हम पहला और दूसरा कक्षा को मतलब चित्र पहली बताए ने तो बहुत लोग जोड़ सीख गई। चित्र के अनुसार आप मतलब 1 से 9 तक की संख्या लिख दिए और उसमें चित्र बना दिए, जैसे कि चिड़िया हो गया, फूल हो गया। इस तरह मतलब उन लोग को चित्र बना के और ब्लैक बोर्ड में दिखा के और फिर इसी तरह मतलब उन लोग को जोड़ सिखाए। बढ़िया, मजा आया बच्चों को? जी मैम, और 2 क्लास के बच्चों लोग को मतलब एक ठो खरगोश बना के और उस संख्या लिख लिख के और फिर मतलब छोड़कर गिनने के लिए मतलब सिखाए अच्छा, टेबल जैसे। हाँ जी, बच्चों को समझ आ गया? जी मैम। जी बहुत बढ़िया यशोदा जी।
जी सविता कुमारी आप बोल रही थी। जी मैम, हम भी वही चित्र जी पहले जैसे पहली वाला जो बताए थे ना, तो बच्चा अलग अलग चित्र बना के दे रहे थे, तो उस प्रकार हम भी जोड़ सिखाए थे बच्चा लोग को। और काउंटिंग भी बच्चा लोग बनाया था। बढ़िया, बहुत बढ़िया सविता जी। जितना था सारा बच्चा लोग को बना ले रहा था, बता देते थे एक बार, बना ले रहा था वो सब। अरे वाह, चलिए बहुत बढ़िया जी। और कोई बताना चाहेगा अपना अनुभव? जय जी जिनेंद्र मैम। मैम। हाँ जय पहले जिनेंद्र कौन मैम। बोल रहा है? 2-3 लोग एक साथ बोल रहे हैं, जी मैम, नाम बोल। जी नीता जी। हम भी बताए छोड़कर गिनना स्किप काउंटिंग वाला, तो बच्चे को जैसे गिनती लिख देते थे ना, तो छोड़ छोड़ के लिखने बोलते थे, तो हम लोग को पूरा अच्छा लगता था, बोलता था कि मैम ये वाला अच्छा लगता है, ये वाला बताइए। और फिर त्रिभुज, एरिया, क्षेत्रफल ये सब भी बताए, बढ़िया ये सब सीखी। जी नीता जी, बहुत बढ़िया जी जी, धन्यवाद। और कौन बताएगा? जय जिनेंद्र मैम। जय जिनेन्द्र। जी, बच्चे लोगों को छोड़ छोड़ कर गिनना बहुत अच्छा लग रहा था। जो बच्चे पहले पहाड़ सब भी नहीं जानते थे किस तरह बनाते हैं, हम्म, अब बच्चे लोगों को पहाड़ा बनाने के लिए भी सीख गया है। अरे वाह, जी मैम। और आकृति का पहचान जो बोर्ड में चित्र बना के बनाए, कौन वाला त्रिभुज है, कौन वाला वृत्त है, इस तरह बता दिए तो बच्चे लोगों को समझ में आ गया। अरे वाह, बढ़िया जी, बढ़िया, बहुत बढ़िया मुनि जी, धन्यवाद जी। और कोई बताना चाहेगा? जी मैम, हम गुड़िया कुमारी, जी गुड़िया जी। कबे से हम बोल रहे हैं मैम, आप सुनवे नहीं कर रहे हैं। नहीं, वो मेरे मोबाइल में ना सिर्फ 8 स्क्रीन दिखती है, मैं ऊपर नीचे कर रही हूँ, मुझे समझ नहीं, इसलिए मैं पूछ रही हूँ कौन बोल रहा है, अपना नाम बोलिए। जी गुड़िया जी बताइए, सॉरी। वो जैसे कि मतलब पहाड़ा दोका मतलब ये सबको नहीं आ रहा था ना, तो वो भी सिखाए, और फिर गुना साथ में चप्पल लेके, जैसे कि 2 दूनी 4, 2 चप्पल 2 जोड़ी करेंगे तब होगा वहाँ 4, इस तरह मतलब वो सिखाए। और माइनस प्लस में वो सबको दिक्कत हो रहा था कि जोड़ किसको बोलते हैं और घटा किसको किसको बोलते हैं, तो खेल के माध्यम से बोले कि डंडा रंडा जिस तरह होता है ना खेल, उसी तरह करना है। बोलेंगे माइनस, तो माइनस में सबको चल जाना है, बीच में रेखा खींच दिए थे, और बोले कि जैसे मतलब जोड़ घटा बोले थे, माइनस प्लस नहीं बोले, सब बच्चा लोग नहीं समझे, तो बोले जोड़ में जाना है तो +1 लिख दिए थे कि जोड़ में सबको जोड़ बोलेंगे तो जोड़ में ही रहना है, और फिर घटा बोलेंगे तो घटा में ही जाना है, उस तरह मतलब थे, वो भी करना। बढ़िया, बहुत बढ़िया गुड़िया जी, मतलब बच्चे खेल खेल में बहुत कुछ सीख रहे हैं, है ना? हाँ, जी, बहुत बढ़िया, धन्यवाद गुड़िया जी। थैंक यू। जी, और कोई बताना चाहेगा अपना अनुभव? हेलो मैम। हाँ जी, जी बबीता जी। आवाज कट कट के आ रही है। मैम, यहाँ नेटवर्क की बड़ी प्रॉब्लम है, फिर भी हम मोबाइल ऊपर करके रखे हैं। अच्छा, हाँ अभी आ रही है, आप बोलिए। बच्चों में मैम चित्र वाला पहले बनाया था, बहुत अच्छा लगा था। छोड़कर गिनना वो भी बहुत अच्छा लगा था। और जैसे कूदना, खेल खेल में कूदना, वो भी कूदवाते हैं बच्चे, उछल उछल के एकदम कूदने लगते हैं, 2 4 6 पहाड़ा के माध्यम से, तो जी, कूदने लगे। बढ़िया। उसके बाद ना मैम
जोड़ घटा वाले जो आप गेम नहीं बताए थे वो वाला गेम, वो वाला भी बताए, बहुत अच्छा से बना लिए थे। अरे वाह। माइनस प्लस वाला। जी जी मैम, जी धन्यवाद, थैंक बहुत यू मैम। जी धन्यवाद बबीता जी, बहुत बढ़िया। बड़ी नेटवर्क की प्रॉब्लम हो रहा है मैम, फिर भी कोशिश कर रहे हैं कि अच्छा से अच्छा, बार बार कट रहा है फिर भी कोशिश कर रहे हैं। अब रात को जी छतों में जाना अकेले डर लगता है। हाँ जी, जी कोई बात नहीं, जितना आप बन सके बने रहिए, ठीक है। मैम अभी जो आपको हेलो हाँ जी, मैम, हम गुड़िया जैसे बोल रहे थे, प्रॉब्लम आ गया है मैम। क्या हुआ? जैसे कि बच्चा तो गिनती लिख लेता है 100 तक, फिर बीच में बोलते हैं नहीं कि 55 लिखो, 54 लिखो, 52 लिखो, इस तरह बोलते हैं ना तो नहीं लिख पाता है। तो फिर बोलते हैं सारा लिख लेता है बाबू, तो फिर बीच में बोलते हैं नंबर कोई लिखने के लिए, तो फिर काहे नहीं लिख पाता है? तो फिर कुछ बोलबे क्योंकि नहीं करते। हाँ गुड़िया जी, उसमें क्या होता है, ये बहुत अच्छा कॉमन प्रॉब्लम है, सब बच्चों में होती है। सुनिए, बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, सब बच्चों में होती है। इसके लिए आप क्या करना, उनको थोड़ा सा खेल खेल में प्रैक्टिस देना। कैसे खेलने की प्रैक्टिस देने की? ताश के पत्ते होते हैं ना, ऐसे कार्ड्स बना लेने के, हाँ 1 से 0 तक के, ऐसे बहुत सारे कार्ड। आप 1 से 50 तक की, मतलब नहीं, 1 से 0 वाले 3 से 4 सेट बना लीजिए, है ना, एक 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 2 बार आए, 3 बार आए, ऐसे 4 से 5 सेट 0 से 9 तक के ऐसे बना के ताश के पत्तों के जैसे इकट्ठे कर लीजिए, उसको बीच में रखिए। 4 बच्चे जैसे खेलने बैठे हैं, उनको साथ में बिठाइए, ठीक है। उसके बाद क्या करिए, हर बच्चे को बोलिए अपना एक पत्ता निकालिए, पहला पत्ता जो निकला उसको इकाई के स्थान पे रखना है। अभी सपोज वहां पे 2 निकला तो इकाई के स्थान पे 2 रखा। फिर दूसरा पत्ता निकाला, वो 5 निकला तो उसको दहाई के स्थान पे रखना है। तो 5 और 2 कितना हुआ? फिर वो बोलेगा 52। मतलब ये उनको बीच में से आदत नहीं, उनको हमेशा शुरू से हमने कैसे लिखवाया, 1 से 100 तक पूरा साथ में लिखवाते, इसलिए उनको दिमाग उनके इस तरह से हो गए हैं कि वो उसको उसी में लेते हैं, बीच में से नहीं ले पाते। अभी उससे हटाने के लिए हमको उनको बीच में से देना पड़ेगा। थोड़ी सी प्रैक्टिस दूसरी कैसे कर सकते हैं, उसके पहले का नंबर, उसके बाद वाला नंबर, है ना, वो लिखने के लिए दीजिए एक्सरसाइज थोड़ी। आप बीच बीच से कोई भी अंक लिखिए, उसके आगे पीछे कहीं भी खाली जगह छोड़ दीजिए, ठीक है। उनको ठीक है बोलिए कि मैम। अब ये कौन सा है ये बोलो, और इसके पहले क्या आएगा बोलो, इसके बाद क्या आएगा बोलो। इस तरह की थोड़ी सी अलग अलग एक्सरसाइज की प्रैक्टिस देंगे तो वो लोग शायद, मतलब वो बीच में से पहचानना नहीं तो, क्योंकि हम जब सिखाते हैं, ये बहुत नॉर्मल प्रॉब्लम है। छोटे बच्चे जो शुरू में सीखते हैं, क्योंकि हर रोज हम वही रिपीट करते हैं, 1 से 10 तो पूरा 1 से 10 साथ में गिनवाते हैं, हम कभी अलग नहीं सिखाते हैं, तो वो प्रॉब्लम होती है, बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। 2-4 बार आप दूसरी प्रैक्टिस देंगे, आराम से सुधर जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है? जी मैम, जी बच्चा किसी तरह करता है। जी ठीक है। नीरज जी आज की स्लाइड शो करेंगे। अभी आज मैंने जो अगले टॉपिक लिए हैं उसको मैंने मतलब मेजरमेंट जिसको बोलते हैं, माप, है ना, माप और धन, ये 2 चीजों को ही आज लिया है। उसको अलग अलग एक्टिविटीज हम बच्चों को जो बेसिक कंसेप्ट देना है वो कैसे दे पाएंगे, आज हम ये डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले इसमें आता है लंबाई। जो नर्सरी, मतलब फर्स्ट से छोटे लेवल के या पहली कक्षा के बच्चे होते हैं, उन लोगों को जब भी मतलब शुरुआत होती है इस चीज को सिखाने की, तो उनको 2 चीजों के बीच में कंपेयर करके बताना पड़ेगा, 2 चीजों की तुलना करके बताना पड़ेगा कि कोई भी चीज बड़ी छोटी, लंबी और छोटी कैसे होती है। लंबाई किसको बोलते हैं, लंबाई कब समझ में आएगा, जब 2 चीजें, अभी सब, ये मेरे हाथ में पेन है और ये उसका ढक्कन है, तो ये पेन लंबी है और ढक्कन छोटा है ना। ढक्कन अकेला होगा तो वो छोटा बड़ा कोई उसके लिए मायने नहीं रखता है, वो जो है वो है। लेकिन जब उसके साथ में मैंने पेन रखी, वो उससे लंबी है, तब लंबा और छोटा का कंसेप्ट क्लियर होगा, है ना। बच्चों को वैसे ही हमेशा कोई भी चीज आपको दिखा के बता के बताना पड़ेगा कि लंबा क्या होता है, छोटा क्या होता है ना, बड़ा क्या होता है, छोटा क्या होता है। तो ये कंपैरिजन चीजों के माध्यम से पहले बच्चों को कंसेप्ट देना है। आप क्लास में बहुत सारी चीजें ले लीजिए, हमेशा देखना आप बच्चों को, मेरे मतलब मैंने तो देखा है पहली और दूसरी कक्षा के अंदर बच्चे ऐसे लिख रहे होते हैं ना, पेंसिल किसी की शार्प हो गई तो आधी हो जाती है,
तो वो बाजू वाले के पास यदि नई पेंसिल होगी तो वो दोनों ऐसे रख के मापते हैं किसकी पेंसिल ज्यादा लंबी है ना। ये एक बच्चों की बहुत कॉमन आदत होती है, सब बच्चों में होती। तो वो उनकी आदतों को, उनकी चीजों को आपको ग्रास्प करना है, उनको पकड़ना है, उनको वहां पे चलो अपनी पेंसिल सामने करो, किसकी पेंसिल सबसे लंबी है, किसकी पेंसिल सबसे छोटी किसकी पेंसिल एक समान है, कौन दो बच्चे जिनकी पेंसिल एक बराबर है ना। तो यहाँ से आप लंबाई की कंसेप्ट शुरू कर सकते हैं। इसको बोलते हैं लंबाई। तो मतलब शुरू कैसे करना है लंबाई के बारे में, यदि पढ़ाना है छोटे बच्चे को तो हम सीधा सीधा उनको माप नहीं बता सकते, तो उनको ऐसी चीजों को तुलना करके बताना पड़ेगा आपको कि ये चीज ऐसी, ये चीज ऐसी, इसको लंबा, इसको छोटा, इसको बड़ा, इसको छोटा। ठीक है, तो इस तरह की तुलनाएं करके उनके सामने चीजें रखिए। उसके बाद पहली कक्षा के अंदर बच्चे जब 1 से 10 तक गिनती, मतलब हमारे यहाँ ये सिस्टम है कि केजी से बच्चे पढ़ के आते हैं तो 1 से 50 तक गिनती आती है जब पहली कक्षा में। लेकिन मुझे नहीं लगता कि आपके यहाँ जब पहली में शायद बच्चे आते होंगे तो इतना कुछ आता होगा। सही हूँ जी मैं? जी आप मैम। शायद पहली कक्षा में उनको 1 से 10 20 तक सिखाते हैं। यस और नो? जी मैम। तो जब आप शुरुआत में उनको पहचान सिखा रहे हैं, है ना, तो कोई एक चीज रखिए। मैंने ये एक पेन रखी, फिर मैंने उसके बाद दूसरी पेन रखी, तो जमीन के ऊपर ऐसी चीजें रखिए। और कौन सी लाइन लंबी बनी, हमने 2 रखे तो लंबा हुआ, और उसके आगे यदि मैंने 1 रखा है तो वो उससे छोटा है। तो ये कंपैरिजन की दो, ये माप हुआ। हमने 2 पेन रखी तो 2 पेन लंबी और 1 पेन छोटी, तो 1 और 2 का माप हुआ। 3 पेन रखेंगे तो और लंबी होगी और 2 से ज्यादा लंबी हो जाएगी। ठीक है, तो ये लंबाई छोटाई का अलग अलग चीजों से, अलग अलग उससे आप उनको एक कंसेप्ट दे सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लंबाई पहले के जमाने में जो मापते थे, है ना, जब तक मतलब मेजर टेप, इंच टेप हमारे यहाँ पे हमने कोई माप सही तय नहीं किए थे, उससे पहले लंबाई चौड़ाई कैसे मापी जाती थी? तो या तो बिल्लास, है ना, अंगूठे से उंगली के बीच की, या हाथ, हैंडस्पान बोलते हैं इसको, हिंदी में क्या बोलते हैं, हथेली का, हाथ का माप बोलते हैं शायद, इंग्लिश में हैंडस्पान बोलते हैं। तो हैंडस्पान से होता था। जमीन जो मापी जाती थी वो कदमों से मापी जाती थी, है ना, कौन कितने कदम चला। अभी किसी का कदम बड़ा है, किसी का कदम छोटा है, लेकिन ये सारे अनस्टैंडर्ड माप है, पहले ये सारे माप चलते थे, है ना। उसके बाद कोहनी से लेके लंबाई चलती थी कि कोहनी से यहाँ तक तो 1 हाथ के है, 2 हाथ के हैं, ऐसा भी कहा जाता था। तो बच्चों को इस तरह से चीजें मापना सिखा सकते हैं आप। मैं जब ड्राइंग सिखाती हूँ ना बच्चों को, तब मैं उनको बोलती हूँ, क्योंकि जो चीज कोई सामने चित्र बना है उसको आपको बनाना है, तो आप उसमें देखिए कि उसमें झाड़ है वो 3 उंगली लंबा है तो आप 3 उंगली लंबा बने, उसमें झोपड़ी यदि 2 उंगली की है तो आप 2 उंगली रख के झोपड़ी उतनी बनाइए। तो एग्जैक्ट कॉपी होगा, आप जैसा बनाना चाह रहे हैं वैसा चित्र बनेगा। जब मैं बच्चे को सिखा, अभी आंख से नाक की लंबाई कितनी है, आंख से कान की दूरी कितनी है, तो आप उस पर फिंगर रखिए, सामने फोटो रखा है वैसा सेम बनाना है तो आप उंगली रख के डिस्टेंस देखिए कि 2 आंख के बीच में दूरी कितनी है, आंख और कान के बीच में दूरी, ऐसे ड्राइंग होता है। तो वैसे ही हम बच्चों को चीजों की लंबाई बता, मतलब ढूंढना बता सकते हैं कि आप चलिए पेंसिल मापिए कि पेंसिल आपके हाथ में कितनी आती है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो प्रैक्टिकल होती है, उसको मापना आप सिखा सकते हैं। उसके बाद आप स्केल लीजिए। स्केल के अंदर आपको जैसे यहाँ पे पिक्चर में दिखाई दे रहा है, सेंटीमीटर किसको बोलते हैं और मिलीमीटर किसको बोलते हैं। सेंटीमीटर 10 मतलब 1 सेंटीमीटर के अंदर 10 मिलीमीटर आते हैं। 1 सेंटीमीटर को 10 टुकड़े करेंगे तो जो एक टुकड़ा होगा वो मिलीमीटर कहलाएगा, है ना। ऐसे ही सेंटीमीटर से आगे मीटर होता है, किलोमीटर होता है। ठीक है, ये सारे माप 10, 100 और 1000 के गुणा में चलते हैं। तो पहले एक ही कंसेप्ट क्लियर होगा, सेंटीमीटर मिलीमीटर। जब सबसे पहले शुरुआत में सिखाएंगे तो आप उनको सेंटीमीटर सिखाएंगे। ठीक है, शुरुआत सेंटीमीटर से होती है लंबाई सिखाने की। उसके बाद नीचे और ऊपर एक है ना सेंट्रल बीच का माप होता है हमारा, कि एक जो जनरल हम यूज करते हैं, फिर उससे छोटे में चलेंगे, उससे बड़े में चलेंगे, वो बाद में सिखाना है बच्चों को। तो पहली कक्षा में, दूसरी कक्षा में आपको उनको सेंटीमीटर सिखाना है। ठीक है, अभी कैसे करवाएंगे? सेंटीमीटर बच्चों की स्केल होती है, फुटपट्टी होती है छोटी सी, उनकी चीजें कितनी लंबी है उनको बताइए। आपके पास जो रबर है जिससे इरेज करते हैं आप मिटाने का, उसकी लंबाई कितनी है? तो वो 2 या 3 सेंटीमीटर लंबा होता है। ठीक है, आप उनको पेंसिल बताइए, उनकी पेंसिल शायद हो सकता है स्केल से लंबी हो,
यदि उन्होंने शार्प करके छोटी कर ली है, क्योंकि पेंसिल की लंबाई लगभग 8 सेंटीमीटर मतलब सॉरी 18 सेंटीमीटर लगभग आती है पेंसिल तैयार जो आती है, और हमारी जो स्केल होती है बच्चों के कंपास में वो 15 सेंटीमीटर होती है, इसलिए शायद पेंसिल पूरी होगी तो लंबी होगी, लेकिन यदि यूज की है छोटी है तो आप उसके अंदर, फिर उसके अलावा जो भी चीजें आपके आसपास वहां पे है ना, उनकी नोटबुक की चौड़ाई हो गई, नोटबुक की लंबाई हो गई, किताब की लंबाई चौड़ाई हो गई, जो छोटी छोटी चीजें वहां पे उसकी लंबाई चौड़ाई उसको मापना सिखाइए, जो चीजें आपको सामने अवेलेबल है, ठीक है, उसका माप करना सिखाइए। उनको बोलिए इसको लिखिए, क्वेश्चन दीजिए, आज आपको अपनी पेंसिल की लंबाई लिखनी है, ठीक है। उसके बाद लंबाई मापना सीख जाए, फिर उस लंबाई से लकीरें बनाना सिखाइए, कि आपको 3 लकीरें बनानी है, एक लकीर 3 सेंटीमीटर की होगी, दूसरी 5 सेंटीमीटर होगी, तीसरी 10 सेंटीमीटर होगी। अभी कौन सा बड़ा कौन सा छोटा, बड़ी लकीर ऊपर आएगी, छोटी लकीर नीचे, आप कितनी अलग अलग तरीके से बच्चों को सिखा सकते हैं आप पे डिपेंड करता है। मतलब आपकी टेक्निक ऐसी होनी चाहिए कि बच्चों को मजा आना चाहिए, बोरिंग नहीं फील होना चाहिए, क्लास में इस तरह से बताइएगा, ठीक है। नीरज जी प्लीज नेक्स्ट पे चलिए। देखिए सॉरी, यहाँ आपने देख रहे हैं क्लास के अंदर एक एक्टिविटी की है। सारे बच्चों की चीजें लाइन से रख दी। सॉरी, सारे बच्चों की चीजें लाइन से रख दीजिए, उसके बाद उसको छोटे छोटे से बड़े के क्रम में रखवाइए, है ना। बच्चों को मापने दीजिए कौन सी चीज सबसे लंबी है, कौन सी चीज सबसे छोटी, आप अलग अलग चीजें जो भी मिलती है उसको इस तरह से क्लास में रख के, और फिर हर चीज की लंबाई लिखना, जिसकी जो चीज है वो अपनी लंबाई खुद माप के आए और उसको लिखे, फिर दूसरा बच्चा उसको चेक करे कि उसने जो लंबाई लिखी है, सपोज मैंने पेंसिल रखी, सरिता जी ने अपनी पेन रखी, सविता जी ने अपनी स्केल रखी, ठीक है, तो मैं अपनी पेंसिल का माप लिखूंगी, सरिता जी अपनी पेन का माप लिखेंगे, सविता जी अपनी स्केल का माप लिखेंगे, फिर मैं सविता जी की स्केल का माप लेके देखूंगी कि उन्होंने जो लिखा है वो बताया वो सही है कि नहीं। तो सारे बच्चे एक दूसरे को भी चेक करेंगे कि उनको लंबाई मापना आया या नहीं, है ना। एक्टिविटी बहुत साधारण है, छोटी है, लेकिन बच्चे इसको प्रैक्टिकली करना सीखेंगे। दूसरा, जब आप सेंटीमीटर से मीटर मतलब वैसे तो लंबाई सेंटीमीटर और इंच दोनों में मापी जाती है, लगभग सेकेंड स्टैंडर्ड थर्ड तीसरी कक्षा में आप बच्चों को इंच का कंसेप्ट दे सकते हैं। 2.5 सेंटीमीटर के बराबर 1 इंच होता है ना। 12 इंच के बराबर 1 फुट होता है, सबको पता है, सबको ये इकाइयां पता है ना। जी मैम। ठीक है, अभी मुझे बताइए 1 मीटर में कितने फुट आता है। 1 मीटर को यदि फुट में कन्वर्ट करना होगा, या 1 मीटर में कितने इंच आता है वो बताइए। मैम 3 फुट 1 मीटर में में कितने सेंटीमीटर, हाँ 3 फुट। जी काफी करीब है आप, 3 फुट से 3 इंच और ज्यादा होता है, 39 इंचेस आता है, 3 फुट में 36 इंच आते हैं, 1 मीटर के अंदर 39 इंच आते हैं, 3 फुट और 3 इंच, ठीक है। आप लोगों को मैं इसलिए अभी पूछ रही हूँ आपसे क्योंकि कल की बात है, मेरे स्कूल में एक फ्रेम बनानी थी, तो मैंने एक टीचर से कहा कि आप जाकर बाजार से इसका भाव पता लगा के आना, ये फ्रेम बनवानी है। वो मैंने उनको माप दिया था 2.5 बाय 3 फुट का, वो टीचर कहीं जाके आई और मुझे बोलती वो तो 7 फुट। मैंने पूछा कि 7 फुट आपको समझ में आता है, 7 फुट यानी आपकी लंबाई से बड़ी फ्रेम बनेगी, मुझे इतनी बड़ी फ्रेम नहीं। तो कई बार ऐसा होता है कि बड़े लोग भी इंच और फुट और इसमें गड़बड़ करते हैं। तो जब कंसेप्ट आप दे रहे हैं बच्चों को, बेसिक कंसेप्ट सिखा रहे हैं, उस वक्त इस तरीके से सिखाइए कि बच्चों के कंसेप्ट क्लियर हो, जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस देंगे उनको प्रैक्टिकली करवाने की,
ठीक है। अभी क्लास में एक काम करिएगा, किसी एक दीवार के ऊपर कहीं पे माप ले लीजिए, बच्चे को खड़ा करिए, बच्चे को सीधा उसके पैर दीवार से बिल्कुल लगे हुए हो, उसका शोल्डर जो है वो दीवार से लगा हो, मतलब वो पूरा सीधा खड़ा रहे, पैर बिल्कुल सीधे टिके हुए दीवार से, इस तरह से सीधा खड़ा रहे। और जब ऐसा सिर होता है तो सिर पे आप ऐसी कोई भी एक नोटबुक करके सीधी रखिए, नोटबुक सीधी रखिए और बच्चे को बोलिए हट जाइए, तो नोटबुक के जहां नीचे की लाइन आती है वहां पे आप लाइन करिए, वो बच्चे की लंबाई हुई। कोई भी सीधी चीज या स्केल रख के आप बच्चे की लंबाई ले सकते हैं, ठीक है। वहां पर एक निशान विद्यालय करिए। में इसका व्यवस्था है मैम ऑलरेडी। जी, सभी विद्यालयों में ऐसी व्यवस्थाएं हैं ऑलरेडी। ओके, तो आप एक काम कर सकते हैं, मैं ये दीवार पे इसलिए बोल रही हूँ कि वहां पे बच्चे का नाम लिख दीजिए, या आप एक शीट लगाकर बच्चे का फोटो वहां पे चिपकाइए, कौन कितना लंबा है। और इसके बाद हर 3 महीने बाद इसको देखिए, बच्चे को फिर खड़ा करिए, क्योंकि इस छोटी उम्र में अप टू 10 ईयर्स, 10 साल तक बच्चे बहुत जल्दी लंबे होते हैं, तो उनको अपनी लंबाई में जो फर्क आता है वो उसको मेजर कर सकते हैं, वो उसको पहचान सकते हैं, उसको अपने आप को कनेक्ट कर सकते हैं। यदि आप सबके पास लंबाई लेने के लिए साधन है, सब कुछ है, तो बहुत अच्छी बात है। तो एक शीट चार्ट पेपर लगाइए, उस पे नीचे से एक लकीर बनाइए, और जहां तक बच्चे की लंबाई है वहां पे उतनी लंबाई पे उसका फोटो लगा दीजिए, तो एक दीवार पे क्लास में सबके फोटो लग जाएंगे। या आप उसका नाम लिख सकते हैं, एक चार्ट पेपर लगा के शीट छोटी सी काटिए, उसका नाम लिखिए और वहां लग, तो बच्चा अपने आप को जब भी चाहे चेक कर सकता है कि मेरी जो जिस दिन लंबाई ली थी तब मैं इतना था, अब मैं इतना लंबा हो गया। कितना लंबा हुआ 3 महीने में, तो बताएगा कि मैं 1 सेंटीमीटर लंबा हुआ, मैं 1.5 सेंटीमीटर लंबा हुआ, है ना। तो बच्चे अपने आप को उससे रिलेट कर पाएंगे, तो वो बहुत अच्छे से कंसेप्ट दिमाग में हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो ये एक एक्टिविटी जरूर करिएगा बच्चों के मेजरमेंट की, और ये हर 3 महीने में कम से कम बच्चों का मेजरमेंट लेना चाहिए। इसके पीछे एक और कारण है, बच्चों की लंबाई मतलब एक नॉर्मल जो बाकी सबकी बढ़ती है, कहीं पे किसी में कोई फर्क आ रहा है, कोई तकलीफ है, तो वहां पे ये जो हम रेगुलर वेट और रेगुलर लेंथ बच्चों की लेते हैं, तो कहीं किसी बच्चे में कोई शारीरिक कमी वगैरह होती है तो हम उसको पकड़ सकते हैं। तो इसको जरूर एक आदत बना लीजिएगा उनकी मेजरमेंट लेने की, ठीक है। तो ये कुछ एक्टिविटी है जो आप लंबाई के लिए करवा सकते हैं। नीरज जी प्लीज नेक्स्ट पे चलिए। अभी ये देखिए, एक मैंने सिर्फ एक एग्जांपल लिया है। अब जब आपने एक बार क्लास में बहुत सारी एक्टिविटी कर ली, बच्चों को चीजें सिखा दी कि भाई इसकी इतनी लंबाई, तो एक अंदाजा आ जाता है कि कौन सी चीज कितनी लंबी होगी, है ना। उसके बाद बच्चों को अज्यूम करने के लिए, सोचने के लिए दीजिए कि ये चीज कितनी लंबी हो सकती है। यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है, एक वो यूपिन दी है ना, एक पेंसिल का टुकड़ा है, एक कंघी है, एक चम्मच है, कि बच्चों को अंदाजा लगाना है कि ये कितने सेंटीमीटर लंबा होगा, पहले उनको अंदाजा लगा के लिखना है ना, कि ये कितने सेंटीमीटर लंबा हो सकता है। उसके बाद स्केल हाथ में लेके हकीकत में उसको चेक करना है कि वो कितना लंबा है। अब बच्चों के सामने कुछ चीजें रखिए, बच्चों को दिखा दीजिए, वो बोलिए आप सब पहले अंदाजे से लिखिए कि ये कितना लंबा है, फिर उनको हाथ में दीजिए कि अब ये चेक करिए कि ये कितना लंबा है और उसको लिखिए, तो उनका अंदाजा कितना सही बैठा कहाँ पे। तो ये एक कंसेप्ट क्लियर होता है, बच्चों को अंदाजा लगाना आता है कि किसकी लंबाई कितनी है। अभी मैं यदि आपसे कहूं कि आपसे पूछे कि आप जिस गिलास में पानी पीते हैं उसको यदि आप हाथ में रखें तो वो कितनी लंबाई पे आएगा, कोई मुझे बता सकता है आपका गिलास लंबाई में कितना होता है, आप यदि हाथ पे रखे तो कितना लंबा आएगा। आपके हाथ में गिलास कहाँ तक आएगा, मुझे खाली अपने हाथ पे बताइए। 8 इंच या 9 इंच। आपके हाथ से बताइए। 8 या 9 इंच आएगा मैम। इंच? जी मैम। सरिता जी एक बार सोचकर बोलिए। 10 इंच आएगा मैम। सोचिए थोड़ा सा, आपके गिलास की लंबाई कितनी होगी, आप जिस गिलास में पानी पीते हैं।
10 इंच में 6 इंच में 6 इंच कहाँ? गिलास की लंबाई कितना होगा? अगला तो बात है। 4 इंच मैम। मैम तो हम तो नहीं जान रहे। नाप के देखिए। 5 इंच। तो 4। जी, जब तक आप लोग अपनी आसपास की चीजों का मेजरमेंट करें, कुछ टेक्निक हो गया है जिससे मैम अभी ज्वाइन नहीं है। ज्वाइन अनम्यूट करिए मैम, म्यूट हो गए आप। सॉरी, जैसे मैंने नाप ये के गिलास लिया, यदि मैं इसको इंच में देखती हूँ, इंच में यदि मैं देखती हूँ तो ये है 3.5 इंच। और यदि इसको मैं सेंटीमीटर में देखती हूँ तो ये है 9 सेंटीमीटर। ठीक है, हद से हद 10 सेंटीमीटर, इससे बड़ा गिलास नहीं होता है। फिर वो पंजाबियों का गिलास होता है, वो 15 से 17 सेंटीमीटर जाएगा। सरिता जी, 8 से 9 इंच इतना होता है। ठीक है, ये 3.5 इंच है। ये एक मैं आपको मतलब बता रही हूँ कि हम लोग भी इतना कुछ जानने सीखने के बाद भी इन छोटी चीजों को कितना नजरअंदाज करते हैं। बहुत छोटी चीजें होती हैं, हम इनको बहुत नजरअंदाज करते हैं। चलिए, ये पेंसिल है मेरे पास एक पूरी बड़ी। नहीं मैम, जैसे हम अपना घर वाला गिलास से जैसे नाप किए तो इस तरह वो स्केल में सेंटीमीटर है, वो सेंटीमीटर है, 9 सेंटीमीटर है, इंच नहीं जी है। मैम, जी मैम, वही वाला हम गड़बड़ा के बोल दिए। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, होता है। अभी देखिए, ये पेंसिल की लंबाई है 19 सेंटीमीटर। एक पेंसिल की लंबाई, क्योंकि इसमें पीछे इरेजर लगा हुआ है, इरेजर नहीं होता है तो ऑलमोस्ट 16-17 सेंटीमीटर की लंबी पेंसिल आती है। ठीक है, तो हमको ही अपने आसपास की छोटी छोटी चीजों का पता होना चाहिए कि कौन सी चीज कितनी लंबी होती है। यदि हम इसको जान पाएंगे तो अंदाज। और ग्लास आप हाथ में लेंगे तो आपके हाथ, आधे हाथ तक मुश्किल से पहुंचता है ग्लास, है ना। अभी एक काम करिएगा, बच्चों को बताइएगा कि आपकी उंगलियों की लंबाई कितनी है, आपकी पूरी हथेली की लंबाई कितनी है। आपने कभी मापी आपकी हथेली? इंच में देखूं तो मेरी हथेली की लंबाई 7 इंच होती है, और यदि मैं सेंटीमीटर में देखूं तो मेरी हथेली की लंबाई 18 सेंटीमीटर होती है। आप लोग भी अपनी कभी माप के देखिएगा और बच्चों से उनकी मपवाइएगा, और जी बच्चों को मैम। लिखवाइएगा नोटबुक में कि मेरे हाथ की लंबाई इतनी है, मेरे अंगूठे की लंबाई इतनी है, मेरी उंगलियों की लंबाई इतनी है। हमको जब अपने ही शरीर के अंगों का पता होगा तो हम किसी दूसरी चीज को मापना है तो उसको आसानी से माप सकते हैं, है ना। 18 सेंटीमीटर बोले ना मैम? किसका? ये पूरे हाथ का? यहाँ हाँ जी, मेरे हाथ 18 है, आपका कितना है वो आपको मापना होगा। सबका अलग अलग होता है, मेरे 2 हाथ भी शायद बराबर ना हो, एक 18 जी है तो मैम, एक 18.25 निकलेगा, 17.5 निकलेगा, हो सकता है। ठीक है, तो मैम हर एक मेरा का अलग अलग होता है, थोड़ा सा क्या फर्क हर जगह होता है। तो ये आपको प्रैक्टिकली करके देखना है, ये चीजें किसका कितना है। ठीक है, तो ऐसे अंदाजा पहले बच्चों से लगवाइए और फिर एक्चुअल उन चीजों की माप लेके बच्चों को सिखाइए।
अभी एक माप, जो मापिक का मतलब प्रणाली होती है, वो शायद आपकी किताबों में भी होगी। सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, है ना। 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर, और जी मैम है। 1000 मीटर बराबर 1 किलोमीटर, जिसमें हम दूरी सड़क पे जो एक जगह से दूसरी जगह की दूरी मापते हैं किलोमीटर में। ठीक है, तो 1000 मीटर बराबर 1 किलोमीटर होता है। तो जब बच्चों को ये सिखाना है, दूरी वगैरह सिखाना है, तो आप कैसे शुरुआत कर सकते हैं? एक्चुअल ले जाने के जाए पहले उनको मैप कर थोड़ा सा नक्शा बना के बताइए। हमेशा क्या होता है, हम लोग शायद आप लोग भी कहीं नई जगह पे जाना है, कुछ जाना है, तो हम लोग फोन में गूगल मैप खोल लेते हैं, है ना। वो मैप जहाँ दिखाता है वहां चले जाते हैं। पर कई बार क्या होता है, गूगल मैप ऐसे रास्ते, लंबे रास्ते दिखाता है हमको। कई बार छोटे रास्तों की जरूरत होती है, हम जल्दी पहुंचना चाहते हैं। तो कैसे अंदाजा लगाना और कैसे जाना, तो ये कंसेप्ट यहाँ पे जब बच्चों को शुरुआत से आप सिखाएंगे, इस तरह से एक नक्शा बनवा सकते हैं। एक नक्शा बनाइए, पहले उनको गिनती करना सिखाना है आपको, तो पहले आप नक्शा बनाइए। नक्शे के अंदर जो जो सड़कें बनाइए उसके ऊपर आप एक अंदाजन लिखिए, जितनी लंबाई है उसके हिसाब से, कि ये 1 किलोमीटर है, ये 2 किलोमीटर, ये 5 किलोमीटर। फिर बच्चों से प्रश्न पूछिए कि यहाँ पे घर है, उस कोने में स्कूल है, इस रास्ते से जाना है, तो अब इस सारे रास्ते के किलोमीटर को आप कितने किलोमीटर होगा। तो बच्चा वहां पे मैप के अंदर देखेगा कि स्कूल, घर से निकलने का रास्ता, फिर वहां से इस 4 रास्ते तक 5 किलोमीटर लिखा है, फिर इस रास्ते से बैंक वाले रास्ते पे 6 किलोमीटर है, फिर वहां से 2 किलोमीटर स्कूल है। तो उस सबको जोड़ेगा, है ना। ये एक एक्टिविटी की तरह, जैसे आपको यहाँ पे सामने दिख रहा है, ठीक है। सामने आप इसमें देख समझ लीजिए कि जो दाहिनी और 2 घर है वहां पे एक बच्चा रहता है। ठीक है, उसको उस घर से निकल के किसी एक सड़क को पकड़ना है। एक सड़क गोल आ रही है, एक सड़क नीचे से क्रॉस आ रही है। तो कोई भी एक सड़क पकड़े, हर सड़क के ऊपर किलोमीटर लिखे होंगे। तो वहां से वो स्कूल तक कैसे पहुंचेगा? लेफ्ट हैंड साइड पे नीचे कोने में सपोज स्कूल है, तो उसको बच्चे को काउंट करना है कि मैं यहाँ से यहाँ तक 5 किलोमीटर लिखा है, यहाँ से 3 किलोमीटर लिखा है, तो मैं 5 और 3 8 किलोमीटर होंगे तब स्कूल पहुंचूंगा। तो नक्शे में पहले ये मापना सिखाइए, किलोमीटर। ठीक है, जब बच्चा ये सीख जाता है, बच्चे को बोलिए जब आप घर से स्कूल आते हैं तब रास्ते में कौन कौन सी चीजें आती है, कहाँ कितनी देर लगती है। वो किलोमीटर तो बच्चा नहीं गिन सकता है, लेकिन कौन सा रास्ता लंबा है, कहाँ से कहाँ तक। यदि आप घर से निकले और सड़क पर आते, उस सड़क से आप सीधे सीधे स्कूल तक आते हैं, तो कौन सी सड़क, आप घर से सड़क तक आए वो, या इस सड़क से स्कूल तक पहुंचे वो। उनको जो प्रैक्टिकल वहां पे है, आपके वहां पे आसपास जो है, कि आप इस मंदिर से वाले रास्ते से आते हैं या आप उस वाले रास्ते से आते हैं, आप उनको जो प्रैक्टिकल चीजें वो बता सकते हैं, सिखा सकते हैं, उससे उनको मापना सिखाइए। और उसके बाद गूगल मैप आप सबके पास होता है, आप जहाँ रहते हो वो मैप पे दिखाएगा। मैप के अंदर किलोमीटर रास्ते के साथ दिखता है, फिर उनको बताइए कि आप जिस रास्ते से आए वो इतना किलोमीटर हुआ। ठीक है, बहुत आसान है अभी हमारे लिए ये सिखाना, क्योंकि हमारे पास मोबाइल होता है। तो प्रैक्टिकली हम उनको उनका रास्ता कैसे तय करना, उसी मैप को बच्चे अपनी नोटबुक में बना सकते हैं कि मैं अपने घर से निकलता हूँ, मैं यहाँ से आता हूँ, यहाँ से आता हूँ, तो इतना किलोमीटर होता है। ठीक है, तो किलोमीटर को कैसे गिनना बच्चे सीख सकते हैं। इसकी थोड़ी सी और एक्टिविटी है, प्लीज नीरज जी नेक्स्ट पे चलिए। एक और तरीका है मैप को, एक तो मैंने बताया जैसे आपको सामने पिक्चर में दिखाया, बोर्ड पे बना लीजिए। इसके अलावा एक और आप काम कर सकते हैं, आप आपका कमरा जो क्लासरूम है उसके अंदर जमीन पे चौक से बना सकते हैं। अलग अलग जगह पे आप कुछ चीजें रख दीजिए, आप बता दीजिए कि ये स्कूल है, ये बैंक है, ये अस्पताल है, ये पंचायत घर है ना। ऐसे अलग अलग चीजें बताइए, ये कुआं है, ये खेत है। कुछ कुछ दिशा में कुछ कुछ चीजें जो मतलब आपकी पहचान है। गांव में हम किसी को जब जैसे रास्ता बताते हैं तो बोलते हैं ना कि वहां से वो पेड़ है, उसके वहां से कुआं है, या वहां से ये घर है, यहाँ से दुकान है। तो ऐसी जगह के नाम उनको दे दीजिए। नीरज जी प्लीज नेक्स्ट पर चलिए। तो आप उनको इस तरह के चीज करके जमीन के ऊपर ड्रॉ करके दिखा सकते हैं। और उसके बाद बच्चों को बताइए कि आपको अब यहाँ से वहां तक पहुंचना है, तो कौन से रास्ते से आप जाना पसंद करेंगे और कौन सा रास्ता आपको कितने किलोमीटर पड़ेगा। ऑब्वियसली जो रास्ता छोटा होगा उससे जाएंगे।
नीरज जी, स्लाइड चेंज करने में कोई प्रॉब्लम हो रही है? जी, थैंक यू। देखिए, आप देख रहे हैं ये यहाँ पे कैसे बनाया हुआ है। एक ब्लू कलर की वो अपनी सेलो टेप जैसी होती है ना, वो टेप लगा के पूरा सड़क बना दी है, और अलग अलग जगह पे अलग अलग चीजें रख दी है ना। आप वहां पे कुछ पत्ते रख के आप बता दीजिए कि ये खेत है, कुछ घास के टुकड़े रख के बता दीजिए कि ये मैदान है ना। आप ऐसी जगह चीजें बना सकते हैं अलग अलग। कोई भी चीजें रख के आप, कोई एक बोतल का ढक्कन रख के बताइए कि ये जगह है ना। एक जगह दूसरी कोई चीज रख के बताइए। इस तरह से रास्ते बना के आप एक पूरा नक्शा जमीन के ऊपर बना सकते हैं, और उसके वहां पे आप उसको इंच में बनाइए और उसको किलोमीटर लिखिए। आप माप इंच का ले लीजिए और लिखिए किलोमीटर। तो इस तरह से एक प्रैक्टिकल नक्शा बन सकता है, और बच्चे लंबाई को मापना, कौन सा रास्ता छोटा है, हम किस तरीके से पहुंच सकते हैं। या जैसे राइट साइड में है, आप बच्चे को खुद का, अपने गांव का जहाँ रहता है उसका नक्शा किस तरीके से बनाया जाए, उसमें किलोमीटर के साथ, ये आप उनको सिखा सकते हैं। ठीक है, कर सकते हैं आप ये क्लास में प्रैक्टिकली। जी मैम। यस मैम। बना जी सकते हैं ना? मैम। जी मैम। जी, ठीक है। तो ये लंबाई के माप थे। अभी इसके बाद मैंने कन्वर्जन, रूपांतरण सबसे आखिरी में सबका साथ में लिया है। नीरज जी प्लीज नेक्स्ट पे चलिए। अभी है द्रव्यमान, मास, मतलब जिसको बोलते हैं किसी भी चीज का मास, कोई भी चीज होना, वेट उसमें होता है, वजन होता है। जो चीज जगह घेरती है वो उसका द्रव्यमान कहलाता है। ठीक है। अब जब पहली कक्षा के बच्चे हैं, आप उनको दो चीजें हाथ में दीजिए। दो चीजें इस तरह से हाथ में उनको दे सकते हैं, और उनको हाथ में पकड़ के बोलिए कि कौन सी चीज ज्यादा भारी लगती है ना। हल्के और भारी का कंसेप्ट क्लास में चीजें हाथ में देकर सिखाइए। कोई भी चीज हवा में बातें कभी नहीं करना। जितना प्रैक्टिकल सिखाएंगे बच्चों को, हाथ में एक खाली बोतल हाथ में पकड़ाइए, एक भरी हुई बोतल हाथ में पकड़ाइए, और दोनों का वजन उठाने के लिए बोलिए कि कौन सी चीज भारी है ना। एक खाली, कोई भी चीज जिसमें कुछ नहीं है ऐसा रखिए। कंपोज बॉक्स, एक खाली कंपोज बॉक्स रखिए और एक में बहुत सारी पेन पेंसिल रख के रखिए, और उनको हाथ में दीजिए। एक पेंसिल हाथ में रखिए और दो किताबें दूसरे हाथ में रखिए। तो जो चीजें आपको सामने अवेलेबल है, एक एक गिट्टी एक हाथ में रखिए, एक हाथ में 4-5 गिट्टी एक साथ रखिए, और फिर उसके वजन को महसूस करने के लिए बोलिए कि आप महसूस करके देखो किसका वजन ज्यादा है। ठीक है। शुरुआत होती है वो इस तरह से, ज्यादा और कम वजन के साथ होती है। आप किस चीज को उठा सकते हैं, किस चीज को नहीं उठा सकते हैं। प्रैक्टिकली आप बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। कुछ थैली या कुछ सामान लेके उसमें बहुत सारी चीजें, बहुत सारी बोतलें वगैरह रख दी। कुछ ऐसा सामान रख दीजिए कि जिसको बच्चा ना उठा पाए, हकीकत में मुश्किल हो, बच्चे छोटे हैं और उठाना मुश्किल है, उसको बोलिए फिर उठा के देखिए। अब ये बहुत भारी है, इतना भारी है कि आप उठा भी नहीं सकते। ठीक है। तो ये ग्राम से किलोग्राम में पहुंच गया। यदि कुछ ग्राम में वजन है तो बच्चा आसानी से उठा लेगा। थोड़े ग्राम ज्यादा हो गया तो बच्चे को थोड़ी सी मुश्किल होगी, जो लेकिन वो जब किलोग्राम में और उसमें भी बढ़ गया तो उठाना कम मुश्किल हो जाएगा। तो इस तरह से उनको वजन की कंसेप्ट क्लास में देनी चाहिए। ये सामने जो आप देख रहे हैं वर्कशीट, इन दोनों में से हल्की चीज कौन सी होगी उसको टिक करना है। किताब में ऐसी बहुत सारी चीजें मिल जाती है, पर आप प्रैक्टिकली चीजें करवाइएगा। हाथ में जो चीज है वो करवाने के बाद उनको सिखाइए कि किताब के अंदर कैसे करना है। ठीक है। राइट साइड जो आप देख रहे हैं वो एक तराजू बनाया है ना। यहाँ पे एक हैंगर लिया है। हैंगर को हम टांगते, वो बीच में से टंगता है ना। उसके दो तरफ धागे या डोरी से आप कोई भी, जो भी आपको चीज मिलती है, ये डिस्पोजेबल ग्लास है, उसके अंदर छेद करके उसको बांध दिया है। ठीक है। तो इस तरह से बांध दीजिए। इसके बाद आप, आपके आसपास जो चीजें मिल रही है वो चीजें उठाइए और बच्चे को बोलिए कि इसमें रख के देखिए। भारी चीज होगी वो नीचे जाएगी, हल्की चीज होगी वो ऊपर रहेगी। ठीक है। तो चीजें रख के प्रैक्टिकली तराजू क्लास में बना के दिखाइए। यदि हैंगर नहीं मिलता है तो आपको, यदि किसी भी पेड़ की टहनी मिल जाती है सीधी, एक सीधी टहनी लीजिए, उसको बीच में से एक रस्सी बांधिए जो आप हैंडल की तरह पकड़ेंगे या उसको लटकाएंगे, और उसके दोनों तरफ समान दूरी के ऊपर धागा ला बांधिए, और उसके नीचे कोई चीज लगाइए। कोई चीज नीचे नहीं लगाने को मिलती तो जिसका वजन लेना उस चीज को सीधी उस धागे से बांध दो। दो साइड जो धागे लगाए उससे सीधी धागे से चीज को बांध दो, तो भी आप वो उसकी
वो तराजू का ही काम करेगा, ठीक है, रखने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। तो आप प्रैक्टिकली अपनी कक्षा के अंदर बच्चों को तराजू बनाना सिखा सकते हैं और उससे मापना सिखा सकते हैं कि कौन सी चीज कितनी हैवी है, कितनी लाइट है, ठीक है। कर सकते हैं, यस और नो? जी मैम। यस मैम। जी मैम, कर सकते हैं मैम। जी, ये पहली दूसरी के बच्चों के लिए एक्टिविटी होनी चाहिए, ठीक है। जी नीरज जी प्लीज नेक्स्ट पे चलिए। ये कुछ एक्टिविटीज हैं, जब आप सेकंड में बच्चे, थर्ड में बच्चे तीसरी कक्षा तक पहुंच जाते हैं, तब एक चीज उनको जनरल पता होती है कि कौन सी चीज भारी होती है, कौन सी चीज हल्की होती है, और किस चीज का वजन कितना तक हो सकता है ना। किसका वजन कितना तक हो सकता है, तो उसके हिसाब से आप एक आलू लेंगे तो शायद मुश्किल से 40-50 ग्राम का होगा, लेकिन आप तरबूज रखेंगे तो 2.5 से 3 किलो तक का होता है ना। तो ये एक अंदाजा जैसे हमको होता है, वैसे बच्चों को भी ये अंदाजा सीखना पड़ेगा, उनको सिखाना पड़ेगा हमको कि कौन सी चीज कितनी भारी होती है। अभी इसको प्रैक्टिकल सिखाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, बच्चों को बोल सकते हैं, सबके घर में सब्जी तो रोज आती है, उनकी माँ सब्जी खरीद कर जरूर लाती होगी। मम्मी से पूछिए कि मम्मी आप कौन सी सब्जी खरीद कर लाए, कितनी खरीद कर लाए। बच्चों को बोलिए कल मम्मी से पूछ कर आना आपके घर में क्या सब्जी आई थी और कितनी आई थी। बताएंगे हम लौकी लाए वो ½ किलो लाए, हम आलू लाए 1 किलो लाए, 1 किलो में कितने आलू आए, तो 10 आलू आए, 12 आलू आए, है ना। बच्चे को पता होना चाहिए कि कितनी क्वांटिटी कितने ग्राम होती है। यदि हम मतलब कुछ भी जो भी आपके यहाँ सब्जी मतलब यूज होती है, कि बच्चा पता होना चाहिए कि ये 250 ग्राम थी, पाव भर थी, ये ½ किलो थी, ये 1 किलो थी, कौन सी कितनी क्वांटिटी होती, कितनी बड़ी आती है। लौकी होती तो एक ही पूरी लौकी होती, ½ किलो की आ जाती है, लेकिन आलू होता है तो बहुत सारे आलू लेने पड़ते हैं यदि हमको ½ किलो लेना है तो ये डिफरेंस बच्चों को समझ में आना चाहिए, और किसका वजन अंदाजन कितना हो सकता है। मतलब बहुत बार मुझे अजीब लगता है, मैं जब सब्जी लेने जाती हूँ, मेरे आसपास दूसरी लेडीज होती है, सब्जी खरीद रही होती है। आप यदि इतने सालों से सब्जी खरीद रहे हैं तो आपको अंदाजा आ जाना चाहिए कि आपको यदि 1 किलो आलू लेना है तो कितने आलू चढ़ेंगे। यदि आपको 2.5 किलो लेना है तो आप कितने आलू चुनेंगे। जब हम चुनते हैं, जैसे वो हम जाते हैं तो वो टोकरी देता है कि आपको जो चाहिए वो चुन के आप टोकरी में ले आओ, फिर उसको मापता है, तोलता है। तो 2-3 दिन पहले मैं सब्जी ले रही थी तो मैंने आलू लिए, अभी थोड़ा सा चुनने पड़े, बहुत अच्छे नहीं थे, तो मेरे बाजू में एक लेडी खड़ी थी, मैंने चुन लिए और उस सब्जी वाले भैया को दिए। तो वो मुझे देख के बोलती है आपको कितने आलू लेना है। मैंने कहा क्यों। बोले नहीं आपने चुने हैं, यदि उसमें बच जाते हैं तो मैं ले लूंगी। मैंने कहा मुझे जितने चाहिए मैंने उतने ही चुने, और उसने जब किया तो एग्जैक्टली मुझे 2.5 किलो चाहिए था, एग्जैक्टली 2.5 किलो आलू निकला। तो वो मेरा मुंह देखती रह गई। अभी एक अंदाजा, हम लोग यदि रोज सब्जी खरीदते हैं तो हमको यदि किलो आलू लेना है तो हमको पता होता है, हम जब टोकरी में आलू लेंगे तो हमको समझ आता है कि ये किलो आलू हो गया, ठीक है। तो ये एक अंदाजा आना चाहिए, ये एक चीज पता होनी चाहिए। तो इसकी प्रैक्टिस हमको बच्चों को भी करवानी है, उनको भी पता होना चाहिए कि कौन सी चीज है तो ये कितने ग्राम तक हो सकती है, कितने किलोग्राम तक की हो सकती है, ठीक है। अब इसकी प्रैक्टिकल प्रैक्टिस आप, मैंने जैसे एक तरीका बताया घर में सब्जियां आती, आपके पास कोई और तरीका है, आप इसी ऐसे करवा सकते हैं। आपको यदि कोई तरीका समझ में आता है तो प्लीज बताइए। अच्छा, आप लोगों का अंदाजा सही निकलता है, आप जब लेते हैं कोई चीज तो ये इतना होगा। यस मैम। जी मैम, कभी तो कभी। अनुभव से पता है ना, ये चीज हमको बच्चों को अनुभव करवानी है ना। ठीक है, तो ये मैंने जो कुछ एग्जांपल दिए शायद आपकी किताब में भी होंगे, कौन सी चीज भारी है कौन सी चीज हल्की। तो एक में तराजू है, जो चीज नीचे डेफिनेटली भारी है तो बच्चों को बताना है कि वो भारी है। दूसरा जो दिया है वहां पे तराजू लगा है, उसके सामने लिखा हुआ है कि ये 1 किलो 2 किलो 500 ग्राम 600 ग्राम, ठीक है। तो ये इसमें बच्चों को पढ़ना होता है कि ये कितने ग्राम है या कितने किलोग्राम का है वजन इसका। तो एक बच्चों को अंदाजा आता है, ये उसके लिए किताब के अंदर वैसे काफी सारी चीजें ऐसी होती है, लेकिन आप हो सके उतना प्रैक्टिकल करवाइएगा, ठीक है। नीरज जी प्लीज नेक्स्ट पे चलेंगे।
अच्छा, अभी मुझे बताइए, आपको सबको एक वो पता होगा स्टोरी, यूरेका यूरेका वाली, पता है ये स्टोरी? यूरेका यूरेका शब्द सुना है, यूरेका? जी मैम। नहीं है मैम। सुने हैं मैम। अच्छा, यस मैम, सुने हैं पर अभी याद नहीं आ रहा है। कोई बात नहीं। यूरेका मतलब मिल गया। बहुत बढ़िया वीणा जी, भी आपने करवाया है तो वेरी नाइस। मतलब एक मतलब साइंटिस्ट था, उसको उसके राजा ने एक बार काम दिया। उसने कहा कि क्षेत्रफल ढूंढने को कहा, किस चीज का क्षेत्रफल? उसका एक सोने का हार बना। तो बोले मेरे इस सोने के हार का क्षेत्रफल कितना है ये ढूंढ के बताओ। अभी राजा को उसको परेशान करना था। अभी वो बेचारा गणितज्ञ था, साइंटिस्ट था, वो सोच सोच के थक गया कि अभी, क्योंकि वो इतना बनावट ऐसी है कि उसका क्षेत्रफल निकालना पॉसिबल नहीं है, कि वो कितनी, कैसे ढूंढना। तो एक बार वो जब बाथटब में नहा रहा था, वो पूरा बाथटब पानी का टब भरा हुआ था और उसके अंदर बैठा, तो जैसे ही वो बैठा पानी बाहर छलका। जैसे ही पानी बाहर छलका, उसको दिमाग में आया कि इसमें से उतना ही पानी बाहर गया जितना मैं अंदर आया, जितना मेरा शरीर जगह रोक रहा है उतना पानी बाहर निकल गया, क्योंकि ये जो टब है उसकी तो कैपेसिटी है वो लिमिटेड है ना, उसमें उतना ही आ सकता है वो, फिर मैं आऊं या पानी आए। तो जैसे ही उसको समझ में आया कि मैं सोने के हार का क्षेत्रफल कैसे निकाल सकता हूँ, वो जैसा नहा रहा था वैसा ही खड़ा होके यूरेका मतलब मिल गया, यूरेका यूरेका चिल्लाता हुआ राजा के दरबार तक वैसा ही दौड़ता हुआ गया था। और उसने वहां जाके कि मैंने आपका क्षेत्रफल ढूंढ लिया, कि कैसे ढूंढना है, मैं आपके सोने के हार का क्षेत्रफल अब ढूंढ के बता सकता हूँ, है ना। इसलिए ये यूरेका शब्द मतलब वो इतना खुश हो गया अपनी मतलब उपलब्धि पे, कि उसको समझ में आया, कि उसको ये तक दिमाग में नहीं रहा कि मैं नहा रहा था, मैं गीला हूं, मैं आधे कपड़ों के अंदर मैं राजा के सामने प्रस्तुत हो रहा हूँ वो, लेकिन जो जुनून होता है उसको, उसकी खोज का जुनून था, वो बताना चाह रहा था और वो दौड़ गया। इसलिए यूरेका शब्द बहुत फेमस है। ठीक है। अभी उसी एक थीम पे जो मैंने आपको भी कहानी सुनाई, आपके सामने जो पहेली है वो उसी थीम पे है। अभी आप मुझे बताइए, विच ग्लास हैज मोर वाटर, कौन से गिलास में ज्यादा पानी है? जिसमें कैंची रखा हुआ उसमें न, एक ही है। सोच के बोलिएगा। मैम सब गिलास में एक ही है पानी। बराबर मैम पानी। बी पानी दिख रहा है आपको सब ग्लास में एक जैसा? मैम बी में। कैसे? बी बी संजय जी आप समझाएंगे कैसे? जी मैम। जी। नमस्ते। नमस्ते मैम, जय जिनेन्द्र मैम। जय जिनेन्द्र, नमस्ते। जी मैं पहली बार इस ग्रुप में लास्ट से ज्वाइन किया हूँ मैं, उसके लिए मुझे मैं ग्रुप को थोड़ा सा देर से ज्वाइन किया हूँ मैम। कोई बात नहीं। जी, जी अभी संजय जी क्या की ज्वाइनिंग हुई है, सब समझ रहा है। कोई मैम बात नहीं इसमें संजय। हाँ जी। जी मैम इसमें 4 गिलास दिखाया गया है मैम। जी। पहला गिलास में है कैंची डाला हुआ है, दूसरा में मैम शायद कुछ यूपिन कैप्सूल है। टाइप का है। जी मैम। यूपिन है, जी पेपर जी की पिन होती है ना, यूपिन। और गिलास में शायद धागा होगा मैम। इरेजर, रबर बैंड है, हाँ रबर। और डी में है, ये हमारा घड़ी है। सी में रबर है, बी में यूपिन है, नहीं नहीं, डी में मैम, डी में घड़ी है। डी में घड़ी है। जी जी जी, मतलब तो इसका बी में मतलब ये सबसे, हुआ, मतलब बी में सबसे कम है, क्योंकि जो बी में जो भी है, जो पिन है या कुछ भी है, उसका हाँ क्षेत्रफल बहुत कम है जी और उसका आयतन भी कम है मैम। जी जिसका आयतन कम रहेगा और वो पानी को बाहर उतना कम फेंकेगा। बिल्कुल। और जिस जो घड़ी है मैम, जिससे जैसे घड़ी को डुबाएंगे इसका आयतन अधिक है और इसका हाँ द्रव्यमान भी अधिक हो सकता है, साइज में बड़ा है तो जैसे जी जैसे गिलास के अंदर जैसे घड़ी में रह जाएगा तो पानी को ऊपर फेंकेगा। जी बिल्कुल। जी मैम। जी बिल्कुल सही, बी ग्लास में सबसे ज्यादा पानी है, क्योंकि उसमें जो पिन है वो सबसे कम जगह घेर रही जी जी है ना। बी जो है उसका मास कम है, उसका द्रव्यमान कम है, इसलिए उसने कम जगह घेरी है, इसलिए पानी ज्यादा उसमें है। ठीक है। अभी ऐसी एक्टिविटी आप क्लास में बच्चों को करके समझा सकते हैं और सिखा सकते हैं।
आप दो तीन ग्लास लीजिए या 2-3 बोतल लीजिए, उसके अंदर ऐसे चीजें डालिए और बच्चों को बताइए। कोई एक 3 ग्लास एक जैसे भरे आपने, ठीक है, उसके बाद एक में कुछ बड़ी चीज डाली, एक में छोटी चीज, तो किसका पानी कितना ऊपर आता है। प्रैक्टिकली आप वहां सामने ये भी कर सकते हैं, सबको बराबर करना जरूरी नहीं, सबको बराबर पहले ले लिया, फिर किसी एक में बड़ा कुछ पत्थर डाला, एक में छोटा पत्थर डाला, तो इसमें छोटा पत्थर डाला उसका पानी बहुत कम ऊपर आएगा, जिसमें बड़ा डाला उसका ज्यादा ऊपर आएगा। तो वहां पे भी फर्क दिखा सकते हैं आप कि किसका कौन कितनी ज्यादा जगह घेरता है ना। आप प्रैक्टिकली बहुत सारी अलग चीजें कर सकते हैं, एग्जाम्पल एक ही लेकिन बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। ठीक है, काफी सारे लोगों ने बी आंसर दिया था, है ना। यस मैम। जी जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया। चलिए, तो इस तरह की थोड़ी सी प्रैक्टिकल एक्टिविटी जरूर करवाते रहिए क्लास में, जिससे बच्चे मतलब क्या बोलते हैं, रीजनिंग से कारण ढूंढ के फिर समझे उसको। नीरज जी प्लीज नेक्स्ट पे चलिए। अब है क्षमता। क्षमता मतलब किसमें कितनी चीज आ सकती है, कैपेसिटीज को बोलते हैं। यह हमेशा लिक्विड के अंदर कोई भी द्रव्य चीज है उसको मापने के लिए हम माप का यूज करते हैं। जैसे दूध लेते हैं तो हम 1 लीटर, तो 1 लीटर का माप होता है, आधे लीटर का माप होता है, ठीक है। इसको मिलीलीटर और लीटर, बेसिक उसको मिलीलीटर और लीटर में मापा जाता है। 1000 मिलीलीटर बराबर 1 लीटर होता है। अब ये सेंटीमीटर मीटर बच्चे हमेशा गड़बड़ करते हैं। 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर होता है, लेकिन 100 मिलीलीटर, सॉरी 1000 मिलीलीटर बराबर 1 लीटर होता है। तो यहाँ बच्चे हमेशा कुछ थोड़ी सी गड़बड़ करते हैं, तो वो एक आप देखिएगा कि बच्चे वहां पे गड़बड़ ना करें, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल दिए, सामने से कलरफुल वो बताया है, तो बच्चे को देख के गिनना है। अभी इसकी शुरुआत जब करनी है आपको पहली कक्षा में, तो पहली कक्षा में सीधा मिलीलीटर लीटर नहीं सिखाना है। आप क्या कर सकते हैं, आप मेरे यहाँ जो मेरी सेकंड स्टैंडर्ड की और फर्स्ट स्टैंडर्ड की टीचर्स करती है वो मैं आपको बताती हूँ। वो क्या करती है, घर से कांच के ट्रांसपेरेंट ग्लास लेकर आती है और एक जग लेकर आती है, ठीक है। फिर वो क्या करेगी, एक अलग से बॉटल भर के पानी क्लास में लेके जाएगी। फिर पहले छोटे कप में पानी डालेगी, फिर उस छोटे कप का पानी बड़े गिलास में डालेगी, तो ऐसे कम से कम 2 से ढाई कप होगा वो पानी गिलास में आएगा। फिर वो गिलास का पानी बड़े जग में डालेगी, तो कम से कम 3 से 5 गिलास में जग भरेगा, साइज के ऊपर डिपेंड करता है। तो वो बच्चों को प्रैक्टिकली करके बताती है कि जितना भी मतलब उसका साइज होगा उसके हिसाब से पानी आएगा उसमें, ठीक है। और फिर अंदाजा लगाना, आप बच्चों को थोड़ा सा कि ये 1 कप होता है हमारा। अच्छा मुझे बताइए, आपका जो 1 कप चाय का कप आप चाय पीते हैं उसमें कितने मिलीलीटर आता है, चाय जो आप पीते हैं कितने मिलीलीटर होगी, कितने ml का कप होता है हमारा। किसी को अंदाजा है 1 कप कितने ml का होता है। 20 ml। जी 2 ml का। कितना विनय जी। 20 ml मैम, 20 ml। विनय जी एक बार फिर सोचिए, जो डॉक्टर दवाई देता है ना बच्चों को पिलाने के लिए, हमको एक उसके ऊपर छोटा सा ढक्कन होता है, उस ढक्कन से बोलता है ये दवाई पिलाना इतने निशान तक, वो 10 ml होता है। जो बोतल का 60 ढक्कन ml होता है ना रहता वो है। 10 ml आता है उसमें। आजकल प्लास्टिक वाली जो आती है ना मैम, उसमें 60 ml लिखा हुआ रहता है, 60 ml, 80 ml, 60 ml ऐसा लिखा हुआ रहता है। जी, आप यदि वो बाजार में चाय पीते हैं जो इतना कप आता है, तो उसमें 80 ml तक चाय पीते हैं, लेकिन घर में जिस कप में चाय पीते हैं वो 150 ml का होता है। 150 ml चाय आती है आपके 1 कप के अंदर घर के। बाजार में जो आप छोटे से प्लास्टिक वाले कप में जिसमें पीते हैं वो 60 से 80 ml है ना, 100 ml तक नहीं पहुंचते, वो बहुत छोटे कप होते हैं। इतना बड़ा कप होगा जो थर्मोकोल वाले बड़े आते हैं, तो वो 100 ml तक पहुंचते हैं, ठीक है। आपके कप के अंदर 150 ml आता है, और आपका जो पीने का पानी का ग्लास होता है उसमें 250 से 300 ml आता है, ठीक है। आपको भी थोड़ा सा अंदाजा होना चाहिए, तो आप बच्चों को आसानी से सिखा पाएंगे। तो ml यदि आपको पता है कि कितने मिलीलीटर होता है, तो आप उसको लीटर में कन्वर्ट करना सिखा सकते हैं। हम जैसे दूध तपेली के अंदर लेते हैं,
तो आधा लीटर दूध है तो वो किस तपेली में आएगा, और 2 लीटर दूध है तो किस तपेली में आएगा। तो देख के अंदाजा आना चाहिए कि ये 2 लीटर की तपेली है। कुकर जब खरीदने जाते हैं तो कुकर भी लीटर से आता है ना, 5 लीटर का कुकर है, मतलब उसकी कैपेसिटी है 5 लीटर लिक्विड होल्ड करने की। कुकर जब खरीदते हैं तो वो 1 लीटर, 2 लीटर, 5 लीटर, 8 लीटर, 10 लीटर, उसकी साइज लीटर में आती है कुकर की। ठीक है, तो ये कुछ तरीके हैं, जो बेसिक चीजें हैं वो बच्चों को भी पता होना चाहिए, हमको भी पता होनी चाहिए। अभी पहली कक्षा में तो आपने कप और उससे माप के सिखाया, दूसरी कक्षा में मिलीलीटर लिख के सिखाया, तीसरी कक्षा में बच्चा आ जाता है तब उसको मिलीलीटर, लीटर, मिलीलीटर को लीटर में कन्वर्ट करना, लीटर को मिलीलीटर में कन्वर्ट करना आना चाहिए। ठीक है, अभी सामने जो देख रहे हैं आप वो सेकंड स्टैंडर्ड को दे सकते हैं कि 60 ml प्लस 120 ml कितना ml होगा, है ना। 500 ml प्लस 500 ml कितना लीटर होगा। तो ये थर्ड स्टैंडर्ड का बच्चा तीसरी का कर सकता है कि 500 ml और 500 ml मतलब 1000 ml मतलब 1 लीटर हुआ, है ना। तो ये कन्वर्ट करना बच्चों को आना चाहिए, तो ये तीसरी कक्षा तक बच्चों को आ जाना चाहिए। नीरज जी प्लीज नेक्स्ट पे चलेंगे। अभी जो मैं आपको एग्जांपल दे रही थी इसमें यही है, देखिए सामने जो वर्कशीट है। नीरज जी यदि आप लेफ्ट वाली को थोड़ा सा जूम इन कर सकेंगे प्लीज। देखिए एक कप है, उसके अंदर कितनी चाय आती है, तो 150 ml। अभी यहाँ पे नीचे यहाँ पे ब्लैंक में उसको उनको लिखना है कि मिलीलीटर है या लीटर है। ठीक है, ये बताना है। उसके बाजू में एक कैन रखा है, उसके अंदर कुछ बहुत सारा लिक्विड रखा है, तो उसके ऊपर आगे 10 लिखा है, तो ये इतना बड़ा है, हो सकता है इसमें 10 लीटर होगा। ठीक है, जी। अब यहाँ पे देखिए आपको कंपैरिजन में दो दो चीजें दी है, एक एक्टिविटी की तरह ये बताया है कि एक ग्लास जो पूरा भरा है वो 600 ml है, दूसरा ग्लास यदि वो आधा भरा है, आधे से थोड़ा कम है, तो कितना ml हो सकता है ना। दूसरी तरफ जो येलो कलर का दिख रहा है, तो आधा ग्लास भरा है वो 200 ml है, तो पूरा ग्लास कितना होगा। यदि पूरी बाल्टी भरी है वो 5 लीटर है, तो आधी बाल्टी कितना लीटर होगी। एक जग यदि आधा भरा है वो 400 ml है, तो वो पूरा भरा है तो कितना ml होगा। तो ये एक अंदाजा लगाना बच्चों को, आप इस तरह की थोड़ी सी कुछ अलग एक्टिविटी बोर्ड पे ड्रॉ करके भी बता सकते हैं। तो एक बार मिलीलीटर मिलीलीटर का कंसेप्ट समझ लिया, उसका अंदाजा लगाना कैसे सीखना है कि ये इतना है तो कितना होगा। तो ये इस तरह की कुछ एक्टिविटी आप बोर्ड पे ड्रॉ करके बच्चों को करवा सकते हैं। ठीक है, अभी जो राइट साइड वाला आप देख रहे हैं उसके अंदर ऊपर एक तरफ लीटर लिखा है, एक तरफ मिलीलीटर लिखा है, नीचे बहुत सारी बोतल और बहुत सारी चीजें दी है। अभी इसमें बच्चों को ये ढूंढना है कि कौन सी चीज लीटर में आती है और कौन सी चीज मिलीलीटर में आती है। ठीक है, अभी जैसे पहला देख रहा है पेंट, दीवार पे जो पेंट लगाते हैं वो पेंट, तो वो किस में आएगा, मिलीलीटर में या लीटर में, लीटर। किस में आएगा। लीटर में। बिल्कुल बिल्कुल लीटर में आएगा। पानी की बोतल, लीटर में आएगा मैम। पानी की लीटर में। बोतल लीटर में 1 लीटर आती है, 1.5 लीटर आती है, 2 लीटर आती है। ठीक है, देन लेमोनेड है, नींबू का शरबत है, वो मिलीलीटर में। मिलीलीटर जाएगा। चाय मिलीलीटर में। मिलीलीटर, दवाइयाँ मिलीलीटर, दूध जी। दूध लीटर में हो सकता है, मिलीलीटर में भी हो सकता है, 500 ml या 1 लीटर हो सकता है। गोंद गोंद मिलीलीटर। मिलीलीटर में। मिलीलीटर। ठीक है, तो इस जी तरीके मैम। से आप बहुत सारे चित्र रख के बच्चों के सामने चीजें रख के प्रैक्टिकली उनको करवा सकते हैं कि कौन सी चीज लीटर में आएगी, कौन सी चीज मिलीलीटर में। तो ये थोड़ी सी एक्टिविटी है। आप ये तो मैंने चित्र लिए हैं, आपके लिए यदि पॉसिबल है तो आप क्लास में सामने चीजें रखिए, खाली बोतलें लाकर रखिए, बोतल भरी हुई लाना जरूरी नहीं, खाली बोतलें जिस चीज की मिल जाए आपको वो बोतलें सबके सामने रखिए, और उसके बाद उनको बताइए कि इसमें लीटर में आएगा या मिलीलीटर में, उनको अपनी तरफ से ढूंढने दीजिए। ठीक है, तो ये कुछ एक्टिविटी जो आप करवा सकते हैं। नीरज जी प्लीज अब नेक्स्ट पे चलिए।
विक्टोरिया लिली। अभी एक ये कहानी शायद आपने सबने सुनी होगी, सारस और लोमड़ी वाली कहानी, पता है सबको? जी मैम। जी मैम। जी मैम। दोनों ने दावत दी और दोनों एक दूसरे के घर भूखे रहे। जी मैम। जी, ये कहानी एक्चुअली हमारी जो कहानियां है ना, वो जिंदगी की बहुत सारी चीजें सिखाती है ना। ये कहानी क्या सीख देती है, कौन किस तरीके से खाता है ना। दोनों ने खीर बनाई थी, दोनों ने एक दूसरे को खीर खिलाई, लेकिन क्योंकि उनके मुंह की बनावट दोनों की अलग है। अभी इसमें दो चीजें काम करती है, एक तो द्रव्यमान और जो बर्तन का शेप है ना, इसमें गणित है पूरी तरीके से। दोनों क्यों एक दूसरे के घर दावत नहीं खा पाए, आप सबको पता है, मैं कहानी रिपीट नहीं करना चाहती, लेकिन इस तरह की कहानियां सुनाकर, इस तरह की कहानियां दिखाकर आप बच्चों को प्रैक्टिकली सिखा सकते हैं चीजें, है ना। ये जो मेजरमेंट है, माप है, इसके तरीके हैं, तो जब आपको इंट्रोड्यूस करना है, आपको सिखाना है, प्रैक्टिस करवानी है, तो इस तरह की कहानियों का उपयोग जरूर करिएगा। ये सिर्फ आपको बताने के लिए है, ठीक है। ऐसी बहुत सारी कहानियां आपको पंचतंत्र में मिल जाएगी, जिसका उपयोग आप पढ़ाने के लिए कर सकते हैं, कर सकते हैं ना। मैम। जी मैम। जी मैम। जी, नीरज जी प्लीज नेक्स्ट पे चलिए। अभी ये मैंने रूपांतरण के कुछ टेबल्स दिए हैं। इसमें क्या करना होता है, रूपांतरण में जब बड़ी इकाई से छोटी इकाई की तरफ आना है, तो हमको गुणा करना है ना। किलोलीटर, हेक्टालीटर, डेलालीटर, लीटर, तो हम 1000 सीधा कूद जाते हैं, लीटर से किलोलीटर या ग्राम से किलोग्राम, हम बीच में डेका हेक्टा नहीं देखते हैं, है ना। 100 ग्राम तो हम वो मतलब उसके आगे पहुंच गए, तो ग्राम से किलोग्राम पे जाते हैं। तो ये उसके आपको किसको किस तरीके से कन्वर्ट करना है। जब आप बड़े से छोटे जाएंगे तो गुणा करेंगे, जब छोटे से बड़े में जाएंगे तो आप भाग देंगे। अभी वो 10 का भाग देना है, 10 का हर एक दहाई पे होता है, लेकिन हम जैसे ग्राम के किलोग्राम करते तो हम सीधा 1000, 3 पायदान सीधा कूद जाएंगे, तो हम 1000 ग्राम का 1 किलोग्राम सीधा कन्वर्ट करेंगे। तो यदि किलोग्राम से ग्राम करना है तो हम गुणा करेंगे, और ग्राम से किलोग्राम करना है तो हम भाग देंगे। तो ये कंसेप्ट सिखाने के लिए इस तरह का आप चार्ट पे बना के क्लास के अंदर लगा सकते हैं, जिससे बच्चे इजीली समझ सके। कंसेप्ट सबको क्लियर हो गया? जी जब मैम। बड़े से छोटे पे आएंगे तो गुणा करेंगे, और छोटे से बड़े पे जाएंगे तो हम भाग देंगे, ठीक है। नीरज जी प्लीज नेक्स्ट पे चलिए। ये 1 लीटर का है, 1 ग्राम का है। नेक्स्ट वाले में मीटर का है ना। मीटर, सेंटीमीटर से मीटर, मीटर से किलोमीटर, तो वही सेंटीमीटर से 100 मीटर, और मीटर से 1000, यदि मीटर जाता है तो 1 किलोमीटर होता है। अभी राइट साइड वाला जो आप देख रहे हैं, वो तीनों का एक साथ मिलके जो हम प्रैक्टिकली यूज करते हैं वो लिखा हुआ है। इसमें तो हर डेका हेक्टा सारा लिखा है, लेकिन यहाँ पे ये सीधा हम जिसको यूज कर रहे हैं वो लिखा है। तो आप ये जो मैंने राइट साइड वाला चार्ट है, यदि आप ये राइट साइड वाला चार्ट भी आप क्लास के अंदर बना के लगा देंगे, तो बच्चे को इसको करने में परेशानी नहीं होगी। जब यहाँ से किलोमीटर से मीटर में जाएंगे तो हम गुणाकार करेंगे 1000 से, लेकिन जब मीटर से किलोमीटर कन्वर्ट करेंगे तो उसको भाग देंगे 1000 से, ठीक है। समझ में आ रहा है? सबको क्लियर है कहाँ गुणा करना, कहाँ भाग करना? ये चार्ट बना के क्लास में रखेंगे तो बच्चों के लिए इजी हो जाएगा, ठीक है। मैं पीडीएफ शेयर करूंगी, आप उसमें से कॉपी कर सकते हैं, सेम वैसा चार्ट बना सकते हैं, ठीक है। नीरज जी जी प्लीज मैम। नेक्स्ट पे चलिए। इसके बाद एक गतिविधि कुछ होनी चाहिए। कैसी गतिविधि होनी चाहिए, कैसे कैसे प्रश्न आपको पूछने चाहिए, मैंने एग्जाम्पल के तौर पे 10 प्रश्न तैयार किए हैं, ज्यादा नहीं। ये जितना हमने जो लंबाई और द्रव्यमान और जो ये लिया कैपेसिटी ली हमने, क्या बोलते हैं, क्षमता, इनको तीनों को मिला के कुछ एक क्वेश्चन बनाया है ना। दरवाजे की लंबाई क्या है, आपकी क्लास
के अंदर जो दरवाजा है उसकी लंबाई बच्चों को बताइए, अंदाजा लगाइए कितना, और फिर हो सके तो टेप लेके उसको माप कर बताइए। और एक और तरीका होता है, जब टेप नहीं होती है आपके पास मापने के लिए, तो आप क्या कर सकते हैं, कोई डोरी या धागा लेके उसका माप ले लीजिए और उसको फिर किसी स्केल के ऊपर माप कर लीजिए। तो आप उसको कन्वर्ट करना सिखा सकते हैं बच्चों को, कि जब एक्चुअल इतना सारा ना हो तो हम इतने का एक डोरी से लेके वहां पे गांठ मार दीजिए, और फिर उस डोरी की वहां तक की लंबाई किसी भी छोटे स्केल पे या उस पे माप के आप पूरी लंबाई को निकाल सकते हैं। ठीक है। उसके बाद बच्चे को आप पूछिए आपका वजन कितना है। बच्चे को पता होना चाहिए कि उसका अपना वजन कितना है। आप सबको अपना वजन पता है? आपका जी वजन मैम। आपकी हाइट के हिसाब से बराबर है? जी मैम। एक्चुअली आपकी लंबाई और आपका वजन का अनुपात होता है कि इतनी लंबाई है तो इतना वजन कम से कम होना चाहिए। ठीक है, तो जी बच्चे को पता होना चाहिए कि उसकी लंबाई कितनी, उसका वजन कितना होना चाहिए। आपकी पैंट के लिए कमर का माप क्या होता है? बच्चों से पूछिए कि आप जब पैंट खरीदने जाते हैं तो आप कौन सी कमर की पैंट खरीदते हैं। जी मम्मी यूनिफॉर्म लेके गई, आपके कपड़े खरीदने गई, तो कौन सी कमर का पैंट मांगेंगे आपके लिए। ठीक है। एक दूध की थैली में कितने लीटर दूध आता है? आपके यहाँ दूध पैकेट थैली में आता है या फिर खुला बिकता है? खुला भी बिकता है मैम और पैकेट में भी आता है। ओके, तो यदि पैकेट मिलता है तो फिर ये क्वेश्चन ठीक है, क्योंकि मुझे थोड़ा सा डाउट था। यदि पैकेट मिलता है बच्चों को बता सकते हैं। जनरली हमारे यहाँ तो साढ़े आधे लीटर की थैलियां आती है ना, तो हम 500 ml की थैली, तो बच्चे को एक पता होना चाहिए कि हमारे घर में कितना दूध आता है। माँ की साड़ी या दुपट्टे की लंबाई किस में मापेंगे? कौन सा माप लेंगे? हम सेंटीमीटर लेंगे, हम मीटर लेंगे, हम किलोमीटर लेंगे? बच्चे को पता होना चाहिए कि साड़ी या दुपट्टे की लंबाई मापनी तो कितना। 2.5 किलोग्राम आलू में कितने ग्राम आलू होंगे? अभी ये किलोग्राम से ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए है। गुब्बारे और किताब में से क्या भारी है? संतरे की गोलाई ज्यादा होगी किताब। या तरबूज की? है ना, किसका कितना गोला है वो किसका बड़ा होगा। किताब की लंबाई किस में मापेंगे? मिलीमीटर में, सेंटीमीटर में, मीटर में या किलोमीटर में? ठीक है। घर से शाला की दूरी किस में मापेंगे? तो ये कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो बच्चों को मतलब थोड़ा सा ट्रिकी करते हैं, दिमाग सोचने में मजबूर करते हैं, और ये उनकी रोजिंदा की चीजें हैं, उसको आसानी से बच्चे ढूंढ सकते हैं, जवाब दे सकते हैं। ठीक है। ये तो मैंने एग्जाम्पल के 10 क्वेश्चन बनाए, आप अपने हिसाब से 40-50 क्वेश्चन तक जा सकते हैं। बहुत सारी आपके आसपास चीजें होती है जिसका आप इन तीनों को मिला के, मैंने तीनों टॉपिक को मिला के कुछ क्वेश्चन बनाए हैं। आप बना सकते हैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन और बच्चों से ले करवा सकते हैं एक्टिविटी। यस मैम। जी मैम। जी मैम। ठीक है। ठीक है। आ 9:15। नीरज जी ऑलमोस्ट 9-10 हो गए। मेरा एक और टॉपिक है टाइम। जी शायद 5-7 मिनट मुझे और लगेंगे, मुझे अभी लेना चाहिए, फिर नेक्स्ट टाइम के लिए छोड़ू। अच्छा, मैं आप लोगों से एक और चीज पूछना चाहती हूँ। मेरे हिसाब से गणित में अब 5वीं कक्षा तक के जितने टॉपिक थे, अब ये एक टाइम बचता है, इसके अलावा कुछ नहीं बचता है। तो इसके बाद मैं आगे फिर दूसरा सब्जेक्ट क्या लूं? इंग्लिश पढ़ाइए मैम। इंग्लिश तो मैंने करवा दिया। मैंने 6-7 तक का इंग्लिश ग्रामर पूरा करवा चुकी हूँ। मैम जी हिंदी व्याकरण बताइए मैम, अगला टॉपिक में। हिंदी व्याकरण। जी मैम। ठीक है। नीरज जी आपका क्या सजेशन है? टाइम को अभी लेना चाहिए, अगली बार के लिए रखें? मैं जी मैम, हम थोड़ा सा ये समझना चाह रहे हैं कि अभी हमारे पास 15 मिनट का समय है। जी प्रस्तुति इनको हम ग्रुप में करा देंगे, अगर 15 मिनट में यदि ये आगे के टॉपिक हो जाए तो। ठीक है। ठीक है नीरज जी, बिल्कुल। मैं 15 मिनट में ये टॉपिक खत्म कर देती हूँ। मैथ्स में जो बेसिक 5वीं तक जितने टॉपिक होते हैं, मैंने ये 3 वेबिनार में ले लिए। अगली बार मैं हिंदी व्याकरण लूंगी, श्योर। आप लोगों के अपने विचार आप इसके बाद ग्रुप में टाइप करके रखिएगा। ठीक है जी। पहली कक्षा के जो बच्चे होते हैं उनको जब हमको समय सिखाना है, तो समय के लिए उनके लिए समय का माप क्या है? सुबह
शाम, दोपहर, रात, उनको यही समझ आता है ना, क्योंकि वो 1 2 3 गिनना नहीं जानते, वो घड़ी देखना नहीं जानते, उनको नहीं पता। तो हमको शुरुआत उनको उनके ही लेवल से करनी पड़ेगी, वो कहाँ है वहीं से उनको लेना पड़ेगा। ठीक है, तो पहली के बच्चों को जब आप एक्टिविटी करवाते हैं, उनको समय सिखाते हैं, तो आप उनसे पूछिए कि आप उठते कब हैं, तो हम सुबह उठते हैं। सुबह उठकर आप क्या करते हैं, तो हम ब्रश करते हैं, हम नहाते हैं, हम नाश्ता करते हैं, हम खाते हैं, हम स्कूल के लिए आते हैं। ठीक है, फिर दोपहर में आप स्कूल से जाने के बाद क्या करते हैं, तो हम स्कूल से जाने के बाद खेलते हैं, पढ़ते हैं। शाम को आप क्या करते हैं, तो हम खाना खाते हैं, घर वालों के साथ खेलते हैं या सो जाते हैं। तो जितनी भी एक्टिविटी होगी बच्चों की, वो सुबह, दोपहर, शाम, है ना, दिन में, रात में, इससे ही रिलेटेड होगी। तो पहली की कक्षा के बच्चों को समय इस तरह से समझ में आएगा, उनको घड़ी नहीं समझ आएगी। तो जब पहली बार बच्चों को शुरुआत करनी सिखाना है, तो ये एक्टिविटी दीजिए। अभी इसको प्रैक्टिकल एक्टिविटी क्लास में करवानी है, तो कुछ एक तरीके हो सकते हैं, बहुत सारे अलग अलग तरीके हो सकते हैं। आप क्या करिए, एक क्लास के अंदर एक बच्चे को बताइए कि आपको एक एक के हाथ में सूरज पकड़ा दीजिए, एक के हाथ में चांद पकड़ा दीजिए। ठीक है, अभी सूरज आया तो क्या करना है बच्चों को, तो बच्चों को एक्शन करके बताना है कि हम सो के उठ गए, है ना, तो सो के उठो, बच्चों को बताओ। अब आप ब्रश करो, अब आप नहाओ। ठीक है, एक्टिविटी के तरह करवाओ कि हम सुबह क्या करते हैं, अभी शाम होने वाली है, अभी सूरज धीरे धीरे डूब रहा है, अभी चांद निकल के है, अब क्या करोगे, अब हम खाना खाते हैं। फिर वो लोग घर में जो भी करते हैं खाना खाने के बाद, आप उनसे पूछिए कि इसके बाद क्या करते हो, तो किसके घर में दादा दादी कोई कहानी सुनता है, कोई पिताजी के साथ घूमने जाता है, जो भी करते हैं शाम के वक्त थोड़ी देर वो करवाइए। ठीक है, उनको बोलिए करके बताए, एक्टिविटी करना है ना। अब रात हो गई, चांद पूरा सामने आ गया, सिर पे आ गया, अब क्या करना है, तो अब हमको सो जाना है, तो अभी ओढ़ के सो जाओ। तो ये बच्चे समय को अपने आप को उसको अटैच करेंगे, घर जाके भी वो आपको याद करेंगे कि अभी रात हो गई है, आज मेरी मैडम ने सिखाया कि अब रात हो गई है, अब सोना है। ठीक है, तो प्रैक्टिकल एक्टिविटी करवाइए, उनको प्रैक्टिकली सिखाइए। ठीक है, नीरज जी प्लीज नेक्स्ट पे चलिए। दूसरा उसके बाद जो आएगा, फर्स्ट स्टैंडर्ड जब खत्म होने लगता है, उनका साल खत्म होने लगता है, वो धीरे धीरे आ जाता है, तब आप उनको दिन के नाम, वैसे तो सोमवार मंगलवार याद करवा देते हैं, हफ्ते के नाम याद करवाइए, महीने के नाम याद करवाइए, पहला हफ्ते का दिन कौन सा है, दूसरा हफ्ते का कौन सा दिन है, वो बच्चों को पता होना चाहिए कि पहला सोमवार, दूसरा मंगलवार। ठीक है, पहला महीना कौन सा, अभी कौन, हर रोज जब आप सुबह स्कूल में जाते हैं, जब बोर्ड के ऊपर तारीख लिखते हैं, कभी बिना बोले मत लिखिए। क्लास में गए, आपने बोर्ड पे लिख दिया, ऐसा कभी मत करिए। हमारे यहाँ जो केजी के सेक्शन होते थे, मैं जब केजी सेक्शन संभाला करती थी, टीचर को बोर्ड वर्क सारा बच्चे के सामने करना है, बच्चों से पूछ के करना है। टीचर आएगी, बोर्ड खाली होता है, चौक हाथ में लेगी, गुड मॉर्निंग, पहले हमारी 10 15 मिनट ओरल एक्टिविटी एक्सरसाइज सब होता था, उसके बाद टीचर ने चौक लिया, उसके बाद टीचर पूछेगी चलो आज कौन सा डे है, तो बच्चे बताएंगे कि आज मंडे है, आज ट्यूसडे, आज वेनसडे, है ना। फिर टीचर ऊपर डे लिखेगी, फिर टीचर पूछेगी आज डेट कौन सी है, तो आज 17 है, आज 18 है, तो आप बताओ आज 1/8/18 डेट है। तो बच्चे क्या करते हैं, अपने आप को उससे कनेक्ट करते हैं। तो जब भी आप रोज सुबह बोर्ड पे आप स्कूल में जाते हैं और ऊपर जब तारीख लिखते हैं, तो आप बच्चों से पूछिए आज कौन सी तारीख है, कौन सा महीना चल रहा है, अक्टूबर महीना चलता है, बहुत बढ़िया मीणा जी, आप करवाते हैं तो बहुत अच्छी आदत है ये। अक्टूबर महीना चलता है तो अक्टूबर कौन सा महीना, हम उसके लिए नंबर क्या लिखेंगे, तो हम 10 लिखेंगे, 10वां महीना है तो 10 लिखेंगे। ठीक है, ये साल कौन सा चल रहा है, 2024, तो हम 24 लिखेंगे। तो इस तरह से जब भी आप डेट और डे लिखते हैं हर रोज बच्चों को पता होना चाहिए कि आज कौन सी तारीख है। कई बार मैंने बड़ों में भी देखा है कि 2 3 दिन छुट्टी आ गई, घर पे है, और कभी उसके बाद कुछ अचानक कुछ काम पड़ता है और उनको तारीख लिखनी, तो सोचना पड़ता है कि आज कौन सी तारीख है। जब रोज काम पे जाते हैं तब तो रोज लिखते हैं, तब याद रहता है, लेकिन जब छुट्टी होती है, आपकी और मेरी भी हालत होगी, वेकेशन का टाइम है, 10 दिन की छुट्टी है, तो तीसरे दिन हमको सोचना पड़ता है यदि कोई काम है कि आज कौन सी तारीख है ना। स्कूल में है तो हमको याद रहता है कि आज कौन सी तारीख है। तो बस वही चीज होती है, तो ये एक प्रैक्टिस डालिए बच्चों को, रोज की हॉबी डालिए, बच्चों को दिन पता होना चाहिए, दूसरी कक्षा में आ गए तो महीने के नाम पता होना चाहिए, इसके बाद कौन से महीने में कितने दिन आते हैं, है ना, 28 से 31।
मैं जी, जब कोई भी कुछ क्लास बोल में रहा था? एंटर करती हूँ मैं बच्चों हाँ, से यही पूछती हूँ। मैं बोल रही थी कि मैं जब भी क्लास में हर रोज एंटर करती हूँ तो बच्चों से मैं सबसे पहले यही पूछती हूँ कि आज कौन सा दिन है, आज डेट क्या है, आज कौन सा महीना है, कब महीना चेंज होता है, कब डेज चेंज होता है और कब साल चेंज होता है। ये सब मैं उन लोग से रोज पूछती रहती हूँ, तो बच्चे भी कंफ्यूज नहीं होते, वो तुरंत रोज बता देते हैं कि आज इतना तारीख है, आज इस दिन है, जी, बता देते हैं आराम से। जी वीणा जी, बहुत अच्छी आदत है ये, बहुत अच्छी आदत है, सबको यही करना चाहिए। बिल्कुल बढ़िया, बहुत बढ़िया। थैंक यू ठीक है, करवाते मैम। हैं तो अब मैम। जी, बोले करवाते हैं मैम। ओके गुड़िया जी, बढ़िया। अभी इसको प्रैक्टिस में रखिएगा डेली, है ना। उसके बाद तीसरी आते हैं कक्षा तो में बच्चे आते हैं, वहां पे आपको उनको मिनट की और सेकंड की कंसेप्ट देनी होती है। दूसरी कक्षा जब खत्म होने आती है तब आप उनको मिनट के कंसेप्ट दे सकते हैं, है ना। जब तीसरी कक्षा में बच्चे आते हैं तब उनको सेकंड की कंसेप्ट भी आना चाहिए, और उनको मिनट से घंटे में और घंटे से मिनट में बदलना भी आना चाहिए। एक आपको चार्ट सामने दिया है मिनट से लेके साल तक का, है ना। 365 दिन, 366 दिन, इसके आगे भी सदी तक भी जाते हैं, बट हम 5वीं तक अभी यहाँ तक रहे, तो ठीक है। इतनी कंसेप्ट बेसिक बच्चों को आ जानी चाहिए। तो इतनी कोशिश करिएगा कि ये चीजें बच्चों को तीसरी कक्षा तक, ये सारी चीजें सारे बच्चों को समझ आनी चाहिए। ठीक है, नीरज जी नेक्स्ट पर चलिए। अभी घड़ी लगभग दूसरी कक्षा से बच्चे बड़ा कांटा, छोटा कांटा, घंटे की सुई और मिनट की सुई पहचानना सीखते हैं। ठीक है, उसके बाद तीसरी कक्षा में बच्चे 24 घंटे की घड़ी, 24 घंटे में किस तरह से मापा जाता है उस घड़ी को पहचानना सीखते हैं। 12 घंटे को 24 घंटे में बदलना है, 24 घंटे को 12 घंटे में बदलना है, ये तीसरी कक्षा में बच्चे को आना चाहिए। मैंने 2 एग्जाम्पल दिए हैं, आप किस किस तरीके से बच्चों को सिखा सकते हैं। या तो आप जैसे घंटा और मिनट सिखाना है तो उसके पीछे इस तरीके से दूसरा चार्ट पेपर लगा के उसको फोल्ड करके, एक इसमें सीधा कंसेप्ट होता है 5 का पहाड़ा, यदि बच्चे को आ गया तो बच्चा उसको सीधा 5 से गुणा करके मिनट निकाल सकता है कि 10 पे है यदि मिनट वाली सुई, तो 10 पंजे 50, तो 50 मिनट हुई, है ना। तो एक 5 से गुणा करना यदि आता है तो ओरली कर सकता है, नहीं तो इसको इस तरह से चार्ट पेपर पे करके आप मिनट और घंटे कैसे काउंट करना है ये सिखा सकते हैं। और 24 घंटे कैसे होते हैं, दोपहर के बाद होता है वो टाइम, है ना। 12 के बाद 13 बजते हैं, 14 बजते हैं। रात में जो शुरू शुरू होती है घड़ी, वो दूसरे दिन अगले रात में खत्म होती है, वो 24 घंटे की घड़ी होती है। तो दोपहर में 1 बजे 13 बजेंगे, दोपहर में 2 बजे 14 बजते हैं, दोपहर में 3 बजे 15 बजते हैं। तो ये कन्वर्ट करना बच्चों को आना चाहिए। अभी सामने नीचे आपको एग्जाम्पल दिया है 17:32। अभी बच्चे को बताना है कि हकीकत में कितना टाइम हुआ, तो आपको उनको सिखाना है कि इसमें से 12 घटाना है, 12 घंटे इसमें से घटा देना है। तो 17 में से 12 चले गए तो बचे कितने, 2। तो 2:32 हुआ है दोपहर का समय। जी वीणा जी, बढ़िया। तो आप बोले थे ना कि पाँच पाँच का पहाड़ा, उसी के माध्यम से हम बच्चा सबको बताए थे कि 5 का बहुत पहाड़ा हम बढ़िया। बोलेंगे तो उसी हिसाब से मिनट भी हम जी, सबका पता कर लेंगे। जी बिल्कुल, वो बच्चों को याद रहता है आसानी से। जी मैम, और बच्चे बहुत जल्दी सीख भी गए मैम। हम पूछते हैं कि अभी जी, कितना टाइम, वो लोग बता देते हैं कि मैम इतना जी, टाइम हो। जी मैम। जी बिल्कुल। इसके अलावा एक और होता है, 15 मिनट होती है तो हम बोलते हैं 12:15, 1:15, 2:15, है ना। 30 मिनट होती है बोलते हैं हम 2:30, 3:30, 4:30। 45 मिनट होती है तो हम 4:45, 4:45। तो ये जो सवा, साढ़े और पौने, इसकी कंसेप्ट थर्ड और फोर्थ स्टैंडर्ड में बच्चों को आ जानी चाहिए, चौथी तक बच्चों को आ जानी चाहिए ये कंसेप्ट। सवा क्या होता है, साढ़े क्या होता है और पौने क्या होता है। ठीक है, ये कंसेप्ट चौथी में आप जरूर दीजिए, यदि चौथी में पढ़ाते तो आप उनको जरूर दीजिएगा। और 24 घंटे की कंसेप्ट और इसको कैसे बदलना ये आना चाहिए। ठीक है, नीरज जी प्लीज नेक्स्ट पे चलिए। येलो कलर का था ना। अभी एक और ये है, जैसे मैंने इसके पहले आपको एग्जाम्पल दिया, बच्चों की दिनचर्या का हम क्लास में कर सकते हैं। इसी दिनचर्या को जब आप उससे बड़ी क्लास में जाते हैं, आप तीसरी चौथी में जाते हैं, तब उनको टाइम के साथ करवाइए।
कि मैं 6 बजे उठता हूँ, तो मैं अभी 7 ऐसा बजे नहा लेता हूँ, मैं 7:30 बजे नाश्ता कर लेता हूँ, मैं 8 8:30 बजे स्कूल के लिए निकल जाता हूँ, 9 बजे स्कूल पहुंच जाता हूँ, मैं 3 बजे तक स्कूल में रहता हूँ। तो ये बच्चों को दिनचर्या, जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं उस हिसाब से। अभी आप तीसरी के बच्चे को लिखवा रहे तो वो सिर्फ टाइम लिख सकता है। चौथी के बच्चे को, जिसको टाइम स्पान उसके बीच का अंतर पता है, तो मैं 15 मिनट में 7 बजे नहाने जाता हूँ, मैं 15 मिनट में नहा लेता हूँ, तो मैं 7:15 बजे फिर नाश्ता करने बैठता हूँ, मैं 9 बजे स्कूल पहुंचता हूँ, मैं 3 बजे तक स्कूल में होता हूँ। तो कितने घंटे हुए? तो मैं 6 घंटे स्कूल में रहता हूँ। तो बीच का जो टाइम का डिफरेंस है उसको वो पता होना चाहिए। ठीक है? ये एक्टिविटी आप बच्चों को उसके हिसाब से करवा सकते हैं। जिस क्लास में बच्चा है उसको कितनी समय की समझ है उसकी दिनचर्या में, उसके हिसाब से आप उसकी दिनचर्या लिखवाइए। यदि पहली दूसरी कक्षा के तो मैं सुबह उठता हूँ, तो ये करता हूँ। दूसरी कक्षा का है तो मैं 7 बजे उठता हूँ, मैं 9 बजे स्कूल। तीसरी कक्षा का है फिर वो उससे और आगे बढ़ेगा। चौथी का है तो वो और डिटेल में लिखेगा कि मैं आधे घंटे का ये क्लास होता है, आधे घंटे का वो क्लास होता है, मेरी इतने बजे रिसेस होती है। तो वो डिटेल में पहुंचते जाएंगे। तो ये एक दिनचर्या हम सारे क्लासों में करवा सकते हैं उनके लेवल के हिसाब से। ठीक है? प्लास्टिक में देखो तो वहाँ उतारा ना। मैम नीरज जी प्लीज नेक्स्ट बीना क्वेश्चन। जी माइक बंद करिए। बीना जी अपना माइक बंद करिए। अभी एक और एएम और पीएम। एएम और पीएम का फुल फॉर्म कोई बताएगा? जी मैम। जी बताइए। अपराह्न आप और पूर्व वहाँ अपराह्न और पूर्वाह्न में। हाँ, इंग्लिश में एएम और पीएम का पता है? वो नहीं, वो नारियल तेल। नहीं मैम। पोस्ट मेरिडियन, एंटी मेरिडियन। ठीक है? तो 12 बजे क्या के मैम? बाद और 12 बजे से पहले, रात को 12 बजे तारीख बदलती है, तो उसके बाद दोपहर के 12 बजे तक, और उससे पहले दोपहर के 12 बजे से रात के 12 बजे तक। मैम फिर से बताइए रात ना। को 12 बजे के बाद जो 1 बजेगा वो एएम होता है, और दोपहर में 12 बजे के बाद जो 1 बजेगा वो पीएम होता है, पोस्ट मेरिडियन। है ना? एंटी पोस्ट मेरिडियन एंड मैरिज। पोस्ट मेरिडियन ये होता है। तो ये एएम और पीएम की कंसेप्ट बच्चों को पता होने चाहिए कि कब कौन सा समय लिखा जाता है, किसके साथ में क्या लिखा जाता है। तो रात के 12 बजे के बाद जितना भी होगा वो सारा एएम, और दोपहर के 12 बजे के बाद पोस्ट मेरिडियन, सूरज के सामने आ गए उसके बाद वो पीएम। ठीक है? ये कंसेप्ट बच्चों को दे के रखेगा ताकि उनको समझ में आए कि दोपहर का है या रात का समय है। नीरज जी प्लीज नेक्स्ट पे चलिए। अभी एक ये चीज एक्टिविटी आप क्लास के अंदर बच्चों को इस तरीके से करवा सकते हैं। क्लास के अंदर एक चार्ट पेपर लगा दीजिए, जैसे इसमें डेकोरेट किया आप अपने हिसाब से डेकोरेट कर दीजिए, और जहाँ पे ब्लैंक रखा है डे और डेट वाला, वहां पे आप सेलो टेप लगा दीजिए। हमारा वही तरीका, सेलो टेप लगा दीजिए, बच्चे को सौंप दीजिए। उस मतलब इसमें ड्यूटी हम हर रोज अलग अलग बच्चों को दे सकते हैं, किसको कब क्या करना है। तो वहां रोज बच्चे, आज दिन कौन सा है तो आज लिखेंगे आके कि आज शुक्रवार है, महीना कौन सा चल रहा है, अक्टूबर चल रहा है ना, आज डेट क्या है तो आज 18 डेट है, वेदर कैसा है, वातावरण कैसा चल रहा है, तो अभी बारिश का है, मौसम में बादल चल रहे हैं, सूरज निकला हुआ है। ठीक है? और अभी सीजन कौन सी है, तो अब ठंड शुरू होने वाली है, सर्दियां आएगी, तो 4 सीजन है तो उसके हिसाब से वो लिख सकते हैं। तो एक ये आप तैयार करवा सकते हैं। दूसरा आप देख रहे हैं, ये एक एक्टिविटी है, कल कौन सा दिन था और कल कौन सा दिन होगा। आज का दिन यहाँ लिखिए, सामने सारे दिन लिखे हुए, तो बच्चे इसको आराम से लिख सकते हैं। आज कौन सा दिन है तो आज शुक्रवार है, कल कौन सा था तो कल गुरुवार था, कल कौन सा होगा तो कल शनिवार होगा। बहुत साधारण एक्टिविटी है, लेकिन जब ये क्लास के अंदर होती है और बच्चे हर रोज एक के बाद एक अलग अलग बच्चे करते हैं, तो उनके लिए कंसेप्ट बहुत क्लियर होते जाते हैं। आपके लिए बहुत छोटा सा काम है, एक दिन बैठ के थोड़ा सा तैयार कर दिया, लेकिन बच्चे उसको रोज कंप्लीट कर सकते हैं। तो कोशिश करिएगा यदि आप क्लास में बना सकें। ठीक है? नीरज जी नेक्स्ट पे चलिए। अभी इसके बाद चौथी कक्षा के अंदर समय का जोड़ और घटाव। नीरज जी यदि थोड़ा जूम करेंगे प्लीज।
अभी घंटे और मिनट के जोड़ और घटाव है। आपको अंदाजा है इसको कैसे करवाना? आप में से कोई करवाता है? जी जी बबीता जी, कैसे करवाएंगे? जैसे मैम, जैसे मिनट 60 मिनट से ज्यादा हो गया ना, 60 मिनट हो जाएगा तो घंटों में लेना है। जी, यहाँ पे जब जोड़ कर रहे हैं और वहां पे 60 मिनट से ज्यादा हो जाता है, तो हम उसको 60 के बाद जितना भी बचा है, तो हम बच्चों को कैसे सिखाते हैं? अब जैसे और यहाँ पे मिनट में 34 और 25 है, ठीक है, 34 और 25 का जोड़ आ जाएगा 59। ये 60 नहीं हो रहा है, लेकिन जहां पे 60 मिनट होगा वहां पे उसके नीचे 60 माइनस करवा देंगे, और यदि यहाँ पे 60 माइनस किया तो उधर एक बढ़ जाएगा। समझ में आ रहा है सबको? जब मिनट का जोड़ करवा रहे, यहाँ पे यदि नीचे 25 की जगह 40 होता है, 45 होता है ना, तो अब 34 और 45 करते, तो जितना 60 के बाद जितने मिनट आए उस मिनट को वहां रहने देते, और 60 मिनट जो माइनस किए तो 13 के ऊपर एक और हम जोड़ देते हैं, 1 घंटा। तो इस तरह से जी इसको मैम 60 में घटाया और जोड़ा जाता है ना। इसको 60 से हम जैसे सिंपली प्लस माइनस करते हैं, इधर से इधर, दहाई से, वो नहीं किया जाता है। इसके अंदर 60 घटाया जाता है और 60 जोड़ा जाता है, ठीक है। वैसे ही यहाँ माइनस करना है, तो जो आपको राइट साइड में दिख रहा है उसके अंदर भी इस तरीके से होगा। नीचे चलेंगे। अच्छा, 46 में से 43 माइनस करना है, यहाँ पे हम कर सकते हैं। ठीक है, 6 में से 3 गया तो 3 मिनट बचा, चाहे ये भी 0 हो जाएगा। सबसे नीचे वाला देखिए, 44 में से 46 मिनट माइनस करना है। तो अभी यहाँ पे कैसे करेंगे? तो पहले क्या करेंगे, 4 को काट के आप ऊपर 14 लिखवाएंगे, 14 में से 6 गए तो नीचे 8 लिखेंगे। लेकिन वो जहां पे 4 काट के आपने ऊपर 3 लिखा, ठीक है, वहां पे क्या होगा, इधर से 3 को काट के यहाँ पे 43 घंटे के 42 घंटे होंगे, लेकिन यहाँ पे 6 जुड़ेगा उसके साथ में, उसके आगे एक नहीं लगेगा, उसमें 6 जुड़ेगा, तो 3 और 6 9 होंगे। जी मैम 9 में से 5 जाएगा तो 4 बच 9 में से 4 जाएगा तो 5 बचेगा। समझ आ रहा है? जी सबको क्लियर है? यस पहले 4 को मैम। काटेंगे हम और एक ऊपर लिखेंगे, 14 में से 6 गए तो 18। लेकिन अभी यहाँ पे जब मिनट से घंटे में जाएगा, तो 3 को काट के 43 के 3 को काट के ऊपर 2 लिखा जाएगा, लेकिन यहाँ पे जो 3 बचा है उसके अंदर 6 जोड़ा जाएगा, 60 का 6, ठीक है। तो 6 और 3 9, 9 में से 4 गए तो पीछे 5, तो नीचे 58 इस तरह से आएगा। क्लियर है सबको? जी मैम जी, नीरज जी नेक्स्ट पे चलिए। नेक्स्ट पे इसकी मैंने आंसर शीट आपके साथ शेयर की है, यदि आपको बच्चों से करवाना है तो इस सबके सही आंसर क्या होंगे वो मैंने आपको दिखाए हैं। ठीक है, नीरज जी प्लीज नेक्स्ट पे चलिए। ये इसके आंसर के साथ लिखा हुआ है सबके, ठीक है, तो आप उसको टैली कर सकते हैं। कैसे करवाना है सबको क्लियर है? जी यस जी, नीरज जी नेक्स्ट पे चलिए। जी, लास्ट है धन, पैसे, ठीक है। पहली कक्षा में पहचान, मेरे यहाँ जो टीचर थी वो क्या करती थी, अभी भी करती है, मतलब वो बच्चों से सिक्के मंगवाती है। मैंने फिर मना कर दिया, तो टीचर खुद घर से बहुत सारे कॉइन्स लेकर आती है, और कॉइन को ऐसे बच्चों की नोटबुक के अंदर रखते हैं, और उसके ऊपर कागज रखते हैं, और उसके ऊपर पेंसिल से ऐसे करके निशान बनाते हैं। आप सबने भी खेला होगा, बचपन में किया होगा, है ना। उसकी छाप पड़ती है पेंसिल से। जब हम करते हैं, नीचे एक सिक्का रखिए और उसके ऊपर आप यदि पेंसिल घुमाते हैं तो छाप। तो इस तरह से छाप करके बच्चों को सिखाइए कि 1 रुपए का सिक्का, 2 रुपए का सिक्का, 5 रुपए का सिक्का, 10 रुपए का सिक्का। तो पहली के बच्चों को पहचान करवाने के लिए एक बहुत अच्छा तरीका है, ठीक है। तो एक आप ये तरीका कर सकते हैं।
बाकी नोट वगैरह जो है वो सामने लाकर दिखा के पहचान, बच्चे घर में तो देखते हैं लेकिन स्कूल में जब लाके दिखाया जाए तो उसको पहचानना सीख जाते हैं। सामने आपको जो एग्जाम्पल दिए ये शायद आपकी किताबों में भी होंगे, कौन सा जी कितना मैम, रुपया है उसको मैच मैम करना है, दिया हुआ है ना। 4 क्लास में है सर। क्लास में मैम। जी सेकंड क्लास में होंगे। फिर कौन सी चीज, ये 220 रुपए का, यदि 35 रुपए का चश्मा है तो 35 रुपया कौन सा हो रहा है, तो आप 35 रुपए पे करने के लिए क्या करेंगे, एक 20 का नोट देंगे, एक 10 का नोट देंगे, एक 5 का सिक्का एक देंगे, 5 का। है ना? कौन से सिक्के कितने देना है, कितने नोट देना है, इसकी गिनती आनी चाहिए। तो इस तरह से आप एक्टिविटीज आपकी किताब में होगी। ये बेसिक कंसेप्ट लेकिन बच्चों को सिखाना प्रैक्टिकली क्लास के अंदर, तो आप उसके लिए अलग अलग एक्टिविटी कर सकते हैं। आप अपनी खुद की क्लास की करेंसी बच्चों से शीट के ऊपर लिख दीजिए, कागज के ऊपर कि ये 10 का नोट है, ये 5 का नोट है, ये, और फिर बच्चों को हाथ में दीजिए कि ये चीज 15 रुपए की, तो आपको 15 रुपए इसमें से कैसे देंगे, ये चीज 17 की, तो आप इसमें से कौन कौन सी चीज से 17 रुपए होंगे, है ना। कुछ नहीं करना है, एक कागज लेना है, उसके टुकड़े करना है, उसके ऊपर सिर्फ लिख देना है आपको कि ये 10 रुपए है, ये 5 रुपए है, ये 20 रुपए है, और छोटे छोटे और दूसरे करके उसके ऊपर कॉइन्स, उसको गोल काट के कॉइन लिख दीजिए कि 1 रुपए का सिक्का है, उसके बाद हाथ में दे दीजिए बच्चों को, बताइए कि अब इसमें से ये रुपया कितना होता है। तो आप इसको प्रैक्टिकली ऐसे सिखा सकते हैं, बुक में तो होता है लेकिन कैसे सिखाना है बच्चों को, तो ये एक तरीका हो सकता है आप क्लास के अंदर करने का। ठीक है, नीरज जी प्लीज नेक्स्ट पर चलिए। नीरज जी जी। इसके बाद ये कुछ थर्ड स्टैंडर्ड तीसरी कक्षा के जो बच्चे होते हैं उनको बिल क्या बना, बिल कैसे बनाना है ना, उनको बिल है आई थिंक, यदि आपकी एनसीईआरटी की बुक है तो उसमें होगा, तो कौन सी चीज कितने की है और वो कितनी खरीदी जाए, कितनी कीमत है। तो यहाँ पे जैसे एक एग्जांपल दिया है, 2 बच्चों का है, उन्होंने क्या क्या चीजें ली तो कितना बिल होगा, तो कोई भी 5 चीजें इसमें से चुन के इधर लिखना है, चीज का नाम, उसके सामने उसकी कीमत, तो उसका टोटल करके बिल बनाना है। प्रैक्टिकली क्लास में सिखाना है, आप बच्चों को बोल सकते हैं आपके घर में यदि कोई चीज खरीद के लाए तो उसका बिल आया है, उस बिल को अपने साथ लेकर आइए। ठीक है, आप खुद अपनी तरफ से बिल ले जाइए। मेरे यहाँ पे एक टीचर थे, वो बच्चों को पढ़ा रहे थे, तो बच्चों ने कभी पानी का मीटर का बिल नहीं देखा था, उनके पास रखा हुआ था, तो वो अपने घर से वो एक बिल लेकर आए कि पानी का बिल कैसे आता है, वो उनको दिखाया, क्योंकि हम हमारे यहाँ भी पानी के बिल नहीं आते लेकिन पहले कभी हुआ करते थे। तो बच्चों को प्रैक्टिकली चीजें कैसे दिखाई जाए, कैसे सिखाई जाए, तो अपने घर से बिजली का बिल हो गया, पानी का बिल हो गया, कोई सामान खरीदा उसका बिल हो गया, है ना, किराने का सामान खरीदा है, कपड़े खरीदे तो उसका बिल, तो इस तरह के बिल लाकर बच्चों को दिखाए कि टोटल हमने 3 चीजें खरीदी तो तीनों का टोटल होके बिल कैसे, तो रुपए पैसे कैसे काउंट होते हैं। ठीक है, तो ये आप प्रैक्टिकली, इसके बाद इसको प्रैक्टिकल क्लास में कैसे करवा सकते हैं, आप क्लास में एक जगह 5-6 चीजों के चित्र बनाइए, उसके नीचे उनके भाव लिखिए, उसके बाद बच्चों को बोलिए कि आपको अलग अलग, आपको इनमें से कोई भी 5 चीजें आपकी पसंद की लेना है, और उसका अपना खुद का बिल अपनी नोटबुक में बनवाइए। आप जब प्रैक्टिकल सिखा रहे हैं क्लास में तो उनका अपना अलग नोटबुक में बिल बनवाइए, और हर एक का अपना बिल कितना होगा वो, और फिर इसको देने के लिए एक एग्जाम्पल मैं देती हूँ, मैं जब बच्चों से इंटरव्यू लेती हूँ तब पूछती हूँ, थर्ड फोर्थ के बच्चों को जनरली मैं पूछती हूँ कि यदि मैंने आपको 50 रुपए दिए और मैंने आपसे कहा कि आप बाहर जाकर आइसक्रीम लेकर आइए, एक आइसक्रीम की कीमत 15 रुपए है, आपकी और मेरी 2 आइसक्रीम आएगी, तो आप वापस कितने रुपए लेकर आएंगे। तो अभी यहाँ पे क्या करना है, बच्चों को गुणाकार भी करना है, जोड़ना भी है, घटाना भी है ना, एक का है 15 रुपए तो 2 का 30 रुपया हुआ, गुणाकार कर लिया, फिर उसने 50 रुपए दिए, उसको वापस कितना मिलेगा, तो 50 में से 30 घटा के, फिर बच्चा मुझे यदि आंसर सही देता है 20, तो मुझे समझ में आया कि बच्चे को जोड़ना, घटाना, गुणाकार सब आता है। तो इस तरह के क्वेश्चन बनाइए कि बच्चे अपनी सोच के दिमाग लगा के आंसर दे, तो इस तरह की कुछ एक्टिविटी आप बच्चों को क्लास में करवा सकते हैं प्रैक्टिकली। ठीक है, यस मैम। नीरज जी इसके बाद कोई स्लाइड है कि ये लास्ट है, मुझे नहीं याद इसके बाद, एक शायद प्लस माइनस की है, हाँ ये लास्ट है, यस। आ एक और आप इसमें ये ले सकते हैं, कितने 10 पैसे में होंगे तो 1 रुपया होगा, 1 रुपये में कितने 25 पैसे आ सकते हैं, ये पैसे से रुपए कन्वर्ट करना, तो इसके लिए कुछ एक क्वेश्चंस है, पैसे को रुपए में बदलना,
है ना। तो उसमें कितने 1 रुपए में कितने 25 पैसे, कितने 50 पैसे, कितने 10 पैसे, या 100 रुपए में कितने 2 रुपए वाले कॉइन होंगे। 100 रुपए में 5 रुपए वाले यदि कॉइन है तो कितने कॉइन इकट्ठे करोगे तो 100 रुपए हो जाएंगे। बच्चे अपने गुल्लक के अंदर पैसे इकट्ठा करते हैं। तो आपको यदि 100 रुपए आपका एम है कि मुझे दिवाली पर कुछ खरीदना है, मुझे 100 रुपए, तो कितने 5 रुपए इकट्ठे करोगे तो 100 रुपए होंगे। तो ऐसी कुछ बहुत सारे अलग अलग एक्टिविटी हो सकती है, अलग अलग क्वेश्चंस हो सकते हैं जिसको आप बच्चों को करवा सकते हैं। ठीक है। सॉरी आपका टाइम मैंने आज कुछ ज्यादा ले लिया है। नीरज जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद मैम। और आज आपने गणित विषय को बहुत ही सरल तरीके से कैसे बच्चों को डिलीवर करना है, और प्रायः हमने देखा है कि आज के इस सत्र में गणित की छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज इसमें आ चुकी है, और जो पहली से 8वीं तक के बच्चों को आराम से आप सभी सिखा सकते हैं। तो आज जो आपने सीखा है उसको प्रैक्टिकली और टीएलएम के माध्यम से आपको बच्चों को प्रस्तुत करना है, उन्हें सिखाना है, क्योंकि समय हो चला है। और आज विभिन्न स्कूल के संचालक जी भी काफी समय से हमारे प्रशिक्षण सत्र को सुन रहे हैं, और हम चाहेंगे कि कुछ सचिव जी अपने आप को अनम्यूट करके अपने शिक्षक प्रशिक्षणार्थियों के लिए आज के प्रशिक्षण के संबंध में मैसेज दें, जिनमें मैं पूरन माझी, रसिक हेम्ब्रम, दिनेश कुमार महतो और मानिक चंद जी। अगर आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है तो आप प्लीज अपने आप को अनम्यूट करें, वीडियो को ऑन करें और अपना अमूल्य मैसेज शिक्षक प्रशिक्षणार्थियों के बीच जरूर रखें। पूरन माझी जी, रसिक हेम्ब्रम जी, दिनेश कुमार महतो जी, मानिक चंद जी, शायद हमें लगता है कि तकनीकी असुविधा के चलते हमारा उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन उनका बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस शिक्षण सत्र को ज्वाइन किए, अपना कीमती समय दिया। जी पूरन सर का वीडियो ऑन हो चुका है, तो पूरन सर से मैं अनुरोध करूंगा, आप जयनगर स्कूल से हैं और उनका जो विद्यालय है बहुत ही शानदार है, पूरा अनुशासित चलता है। तो मैं पूरन सर से अनुरोध करूंगा कि अपने आप को अनम्यूट करके प्रशिक्षणार्थियों के लिए अपना मैसेज जरूर दें। जी सभी को जोहार। जैसा कि अलग बात है कि प्रशिक्षण का आज समय तो कुछ ज्यादा रहा, लेकिन उसके बावजूद मैं समझता हूँ कि प्रशिक्षण का जो स्तर था और जितना रुचिकर अंदाज में मैम बता रही थी, हमको लगता है सभी को इतना लंबा समय देने में थोड़ा सा भी कहीं कुछ परेशानी नहीं महसूस हुई होगी। और मैं तो प्रशिक्षण के क्वालिटी को शुरू से देखते आया हूँ और अनुभव किया हूँ कि किसी भी स्तर के प्रशिक्षण से इसकी तुलना की जा सकती है। और मैम जितना सहज अंदाज में, जितना साधारण तरीके से बताती हैं, अगर इसको स्कूल में इम्प्लीमेंट किया जाए तो बच्चे बहुत सहजता से इसे ग्रहण कर पाएंगे। हमारे यहाँ सावित्री मैडम जो है, मैं उनका काफी प्रशंसा करना चाहूंगा, क्योंकि जो भी वह सीखती हैं प्रशिक्षण में, उसको विद्यालय में बच्चों के साथ शेयर करके
चाहती हैं कि हमारे बच्चे इसको जितना आसानी से और जल्दी से ग्रहण कर सकें। तो इस तरह से देख रहा हूँ कि प्रशिक्षण के बाद हमारे स्कूल के छोटे बच्चों में जो उत्सुकता जगी है और सीखने की क्षमता उनमें बढ़ी है, काफी प्रशंसनीय है। और मैं तो व्यक्तिगत रूप से आग्रह भी करना चाहूंगा कि इस तरह का प्रशिक्षण सत्र हम लोगों के बीच चलता रहे। धन्यवाद। जी, धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अपना मैसेज हम शिक्षक प्रशिक्षणार्थियों के बीच में रखा है। और हम भी यही अ, आपसे अपेक्षा रखेंगे कि आपका कीमती समय इसी प्रकार से हमारे प्रशिक्षणार्थियों के लिए, हमारी टीम के लिए मिलता रहेगा। और अगले क्रम में रसिक जी, दिनेश जी और मानिक चंद जी, अगर हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है तो आप अनम्यूट करके अपना मैसेज दे सकते हैं। जी चलिए, हमें लगता है कि हमारी आवाज तकनीकी असुविधा के चलते उन तक नहीं पहुंच पा रही है। क्योंकि समय हो चला है, हम पुनः ईश्वर की वंदना करते हुए और एक मंगल कामना के साथ, एक अपेक्षा के साथ, एक पूर्ण विश्वास के साथ कि आज जो आपने प्रशिक्षण सत्र में सीखा है, सुना है, समझा है, इसका आप अपने शैक्षणिक कार्य के दौरान इसका प्रयोग आप जरूर करेंगे। प्रशिक्षण के तदुपरांत आज आपने क्या क्या सीखा है, अपने ग्रुप बी में प्रत्येक प्रशिक्षणार्थी जरूर शेयर करेगा। तो इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ और ईश्वर की वंदना करते हुए आज के सत्र को समापन करूंगा। पुनः आप सभी अपने दोनों हाथों को जोड़ लें। बोलिए पारसनाथ भगवान की जय। अहंकार का भाव न रखूं, नहीं किसी पर क्रोध करूं, देख दूसरों की बढ़ती को कभी न ईर्ष्या भाव धरूं। रही भावना ऐसी मेरी, सरल सत्य व्यवहार करूं, बने जहां तक इस जीवन में औरों का उपकार करूं। इसी भावना के साथ आज के सत्र को यहीं पे समाप्त करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय जिनेन्द्र, जोहार, शुभ रात्रि। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। शुभ रात्रि। जय